हमारा चैप्टर क्या है बेटा? नियंत्रण एवं समन्वय। बिल्कुल, इंग्लिश में इसको मैंने क्या नाम बताया था? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इस चैप्टर का सबसे जरूरी चीज जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, इसका नाम है, क्योंकि इसके नाम में बहुत कुछ छिपा हुआ है। हमारे सामने दो वर्ड है, पहला वर्ड क्या है? कंट्रोल, और दूसरा वर्ड क्या है? कोऑर्डिनेशन। अगर इन दोनों का अर्थ आपको पता है तो बहुत हद तक इस चैप्टर की कहानी पता है कि इस चैप्टर में हम क्या करेंगे और क्या क्या स्टडी करना है। तो देखो, कंट्रोल का मतलब क्या होता है? शुद्ध हिंदी में इसको बोलते हैं नियंत्रण। अब नियंत्रण एक आम भाषा में कहे तो नियंत्रण का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज के ऊपर नियंत्रण बात कर सकते हैं। हाँ, इस चैप्टर में भी हमें बात करनी है नियंत्रण के ऊपर, लेकिन हम बात करेंगे बॉडी के ऊपर, सजीव के ऊपर, कि हमारे ऊपर नियंत्रण कैसे होता है। और साथ में उसके पढ़ाया जा रहा है आपको कोऑर्डिनेशन, समन्वय, कि उसके साथ हम समन्वय स्थापित कैसे कर पाते हैं। तो एक छोटे से एग्जाम्पल से जो हमने बात की थी, कि जैसे मैंने आपको कई सारे एग्जाम्पल्स बताए थे, लाइक हम लोग साइकिल चलाते हैं, तो साइकिल चलाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? पैडलिंग करना पड़ता है ना? तो क्या अपने आप साइकिल चलता है क्या? साइकिल की जो गति मेंटेन करनी होती है, तो क्या आप उसको कंट्रोल कर पाते हो? कर पाते हो कि नहीं? इंसान जब चलाता है तो अपने हिसाब से साइकिल चलाता है ना। जब मन करता है कम गति में चलाता है, जब मन करता है ज्यादा गति में चलाता है। तो इसका मतलब क्या है कि आपका पूरा कंट्रोल है उस साइकिल के स्पीड के ऊपर। तो आखिर ये हुआ कैसे? क्यों नहीं साइकिल, आपकी जो बॉडी है अपने आप उसको किसी भी स्पीड में क्यों नहीं चलाती है? इसका मतलब कुछ तो हमारे अंदर है जो हम उसको बैलेंस कर पाते हैं, है ना? तो सबसे बड़ी चीज है कंट्रोल। तो कंट्रोल वाला पार्ट कौन करता है? हमारा ब्रेन। ब्रेन का मेन, इसीलिए कहते हैं ना कि ब्रेन हमारा सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है। हमारे पूरे बॉडी पे हर एक ऑर्गन्स को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? हमारा ब्रेन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा। लेकिन सिर्फ ब्रेन के करने से क्या सारा काम हो जाता है? क्योंकि ठीक है, ब्रेन ने इंस्ट्रक्शन दिया, आपको बताया, लेकिन करता तो ब्रेन नहीं है। करता कौन है? पैर से हम लोग पैडल मारते हैं, हाथ के द्वारा साइकिल का स्टीयरिंग पकड़ते हैं, है ना? हैंडल घुमाते हैं जहां हमको जाना होता है, स्पीड कम करना है, ज्यादा करना है, सारा काम तो हमारा हाथ पैर करता है ना। तो इसका मतलब क्या है कि आपके ब्रेन ने एक कोऑर्डिनेट किया, किसको? आपके हाथ और पैर को, उसके साथ काम हुआ। तो इस चैप्टर में हमें यही पढ़ना है कि ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता कैसे है, आखिर ये प्रोसेस कैसे परफॉर्म हुआ। ठीक है, इस प्रोसेस को करने के लिए हमको किन किन ऑर्गन्स यहाँ पे क्या क्या रोल निभाते हैं, क्या क्या नहीं निभाते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, सभी सजीव अपने पर्यावरण में हो रहे परिवर्तनों के अनुरूप अनुक्रिया करते हैं। बिल्कुल, एंड पर्यावरण में हो रहे ये परिवर्तन जिसके अनुरूप ये सजीव अनुक्रिया करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उद्दीपन। यहाँ पे दो लाइन लिखा गया। सबसे पहले परिभाषा आई उद्दीपन की। तो उद्दीपन क्या है? जितने भी परिवर्तन सजीव जो अपने पर्यावरण में करते हैं, अपने चारों ओर करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उद्दीपन। और ऑब्वियसली हमारे पर्यावरण की अगर आप बात करें तो इसमें कई सारे फैक्टर हैं। फैक्टर जैसे प्रकाश, ऊष्मा, ठंड लगना, ध्वनि, सुगंध, स्पर्श, ये सारी चीजें हमारे आसपास डेली जीवन में रोज होते हैं ना। तो इसके साथ जो हम अपना जीवन यापन करते हैं, जीवन का अच्छे से भरण पोषण करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? उद्दीपन। और उद्दीपन के अंदर, और ऑब्वियसली ये सजीव की बात हो रही थी, इसमें पौधे भी शामिल है, क्योंकि ऐसा नहीं कि हम लोग जीव जंतु की बात कर रहे हैं, पौधे भी हमारे सजीव के अंदर ही आते हैं, तो वो भी उद्दीपन करते हैं। अंतर बस ये है कि उनके अंदर करने वाले ऑर्गन्स अलग अलग होते हैं। हमारे अंदर कुछ और है, उनके अंदर कुछ और है। बहुत हद तक प्रोसेस सेम है, मिलता जुलता है। तो उसी चैप्टर में हम लोग को आगे देखना है कि ये होता कैसे है। तो देखिए, सबसे पहले क्या है? जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय। जंतु में, यानी कि हम अपनी बात कर रहे हैं, जीव जंतु की बात कर रहे हैं, उसके अंदर नियंत्रण एवं समन्वय के लिए हमारे पास मेन दो टाइप के तंत्र होते हैं। ठीक है, सबसे पहला तंत्र है हमारा तंत्रिका तंत्र, और दूसरा क्या है? अंतःस्रावी तंत्र। यानी कि जो चैप्टर में बात हो रही थी नियंत्रण एवं समन्वय की, उसको करने के लिए हमारे पास दो टाइप के तंत्र है हमारे शरीर में। ठीक है, जीव जंतु के शरीर में सबसे पहला क्या नाम है बेटा? तंत्रिका तंत्र। दूसरा क्या है? अंतःस्रावी तंत्र। ये एक मार्क्स में पूछा जा सकता है, सिंगल मार्क्स में, कि हमारे शरीर के दो तंत्र का नाम बताइए जो समन्वय और नियंत्रण का काम करते हैं। तंत्र का नाम पूछे तो बस ये नाम लिख देना है, उसके अलावा कहानी लिखने की जरूरत नहीं है एक मार्क्स में। मैं आज थोड़ा सा आपको हर चैप्टर्स में मार्क्स वाइज ये भी बताता चलूंगा कि किस क्वेश्चन कितने मार्क्स में आ सकता है। ठीक है, थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है वहां पे। अब बात हम कर रहे हैं तंत्रिका तंत्र की। तो तंत्रिका तंत्र होता है क्या बेटा?
नियंत्रण एवं समन्वय तंत्रिका एवं पेशीय ऊतक द्वारा प्रदान किया जाता है। देखिए सबसे पहला लाइन काफी इंपॉर्टेंट है कि जो तंत्रिका तंत्र के अंदर हमारे पास हमारे बॉडी में क्या होते हैं, पेशीय ऊतक, मसल्स, मस्कुलर टिश्यूज की बात हो रही है। मस्कुलर टिश्यूज मतलब मसल्स, और मसल्स कहाँ होते हैं, शरीर के ऊपरी हिस्सों में ना। मसल्स तो वहीं पे है ना, हमारे बोन्स के ऊपर जितने भी लेयर्स आप लोग देख रहे हो, दे आर ऑल आर द मसल्स। और उसी वो कैसे बने हैं, मस्कुलर टिश्यू से। यानी कि ये जो पेशीय ऊतक होते हैं ये नियंत्रण एवं समन्वय में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्रोवाइड करते हैं, है ना। जैसे हमारा स्किन, बॉडी के ऊपर जितने भी स्किन्स हैं यही तो हमारा एक सेंस ऑर्गन्स है ना। हमारा जो 5 सेंस ऑर्गन्स है, ज्ञानेंद्रिय है, उसके अंदर एक क्या है, स्किन है ना। हम बाहर से कोई भी चीज़, चाहे आपको ठंडा महसूस होना, चाहे आपको गर्मी महसूस होना हो, चाहे चोट महसूस होना, ये कौन सा पार्ट करता है, ऊपर का पार्ट ही ना। हमको ठंडक लगती है तो स्किन के ऊपर लगती है। हम हर चीज़ फील कर पाते हैं कहाँ, बाहर के स्पर्श के द्वारा, ठीक है। तो ये किसके अंदर होता है, तंत्रिका तंत्र के अंदर। तंत्रिका तंत्र तंत्रिका कोशिकाओं या न्यूरॉन के एक संगठित जाल का बना होता है। एक न्यूरॉन नहीं होता है हमारी बॉडी में, एक जाल है, बहुत सारे न्यूरॉन्स काम करते हैं। और यह सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में ले जाना है। यानी कि हमारे चैप्टर का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये शॉर्ट में भी आ सकता है और लॉन्ग में भी आ सकता है। न्यूरॉन, हम जिस ब्रेन की बात कर रहे थे उस ब्रेन के अंदर जो एक अंग है हमारा न्यूरॉन, एक इकाई है जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य करती है नियंत्रण एवं समन्वय को स्थापित करने में। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर मैंने लिखा है, शॉर्ट में भी आ सकता है, 2 मार्क्स में भी आ सकता है, 3 और 4 मार्क्स में भी आ सकता है। 2 मार्क्स में पूछेगा तो आपको सिंपल पूछ देगा न्यूरॉन क्या है, इसका शरीर में कार्य क्या होता है। और अगर लॉन्ग टाइम में पूछना होगा तो पूरा स्ट्रक्चर पूछ देगा कि एक चित्र के साथ सारे पार्ट्स को दर्शाते हुए इसकी क्रियाविधि एक्सप्लेन करिए, बताइए। तो आपको वो लॉन्ग टाइम में एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक। अब देखिए, न्यूरॉन पढ़ने से पहले 2 चीज हमको समझना है कि ग्राही रिसेप्टर्स क्या होते हैं और ट्रांसमीटर्स क्या होते हैं, रिस्पॉन्स करने वाला। मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको दिए थे उस दिन। जैसे मेरा एक सबसे अच्छा आसान एग्जांपल होता है हमारा रेडियो। रेडियो अगर आप लोगों ने देखा होगा तो एक डिवाइस ऐसा बॉक्स टाइप का होता है, उसके ऊपर 2 एंटीनाज लगे होते हैं, है ना। कई सारे आप कार के ऊपर देखोगे एंटीनाज लगा होता है। पहले के ज़माने में एंटीना आता था, छत पे लगा के हम लोग टीवी भी देखते थे, आता था ना। तो हर जगह एंटीनाज का यूज होता था। तो एंटीना क्यों लगाया जाता था, सिग्नल को रिसीव करने के लिए, है ना। रेडियो कैसे काम करता है, हमारे वातावरण के अंदर बहुत सारी सिग्नल्स है, वेव होती है, तरंगे होती है जो हमें दिखाई नहीं देती। अब उन तरंगों को, जैसे रेडियो तरंग है तो रेडियो जो ट्रांसमिट, जो रेडियो स्टेशंस होते हैं उसने क्या किया, अपना एक बैंड है, फ्रीक्वेंसी। जब आप लोग पढ़ोगे आवर्त, या पढ़ा भी होगा आपने, तो वो क्या करती है, वहां से आवर्त किरणें निकालती है ना। अब वो आवर्त किरणें कहाँ है, हवा के अंदर घूम रही है। तो आखिर वो हवा से पकड़ के कौन लाएगा, तो ये काम कौन करता है, ये ट्रांसमीटर्स। ये इस एरियल की सहायता से यहाँ पे एक डिवाइस लगा होता है, ट्रांसमीटर, ठीक है, और रिसेप्टर्स। तो ये जो रिसेप्टर्स है ना, इनका काम है सिग्नल को रिसीव करना, ठीक है। ये क्या करते हैं, सिग्नल को पकड़ते हैं, कैच करते हैं। इनकी भी कैपेसिटी होती होगी ऑब्वियसली। जैसे आप लोगों को बचपन में पढ़ाया गया ना 9th में कि हमारे ऑडिबल कैपेसिटी 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है ना। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो कान है इसकी रिसीविंग कैपेसिटी है, वो हमारा कान रिसेप्टर ही तो है जो सिग्नल को, कान ध्वनि को रिसीव कर रहा है, लेकिन एक कैपेसिटी है ना इसकी। सेम एज सबका कैपेसिटी होता है ट्रांसमीटर का, जो सिग्नल को क्या करता है, रिसीव करता होगा। तो हर वो चीज जो किसी भी तरंग को रिसीव करता होगा, ग्रहण करता हो, उसको हम क्या बोलते हैं, रिसेप्टर, ग्राही। इसीलिए इसका नाम भी है ग्राही, मतलब ग्रहण करने वाला, है ना। और यहाँ पे बात क्या होती है, देखिए, ग्राही तंत्र कोशिका के विशिष्टीकृत सिरे होते हैं जो वातावरण से सूचनाओं का पता लगाते हैं। पता लगाने का मतलब है उसको रिसीव करेगा तभी तो पता लगाएगा ना, ग्रहण करेगा तभी तो पता लगा पाएगा। तो वो करता है, और ये हमारी ज्ञानेंद्रियों में स्थित होते हैं। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि हमारे शरीर में 5 ही सेंस ऑर्गन होते हैं, 5 ही ज्ञानेंद्रियां होती हैं, जिनका नाम आपके सामने है। और वर्किंग हम सबको पता है, बचपन से इसको प्रयोग करते आ रहे हैं। कान, सुनना और शरीर का संतुलन। अब यहाँ पे देखो, शरीर का संतुलन की बात क्यों की गई है, क्योंकि बैलेंस करने में कान का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे कई बार आपके मम्मी और पापा ने अभी तक आपको चिल्लाया हुआ, कह रहे आवाज कम करो, पूरे सर में दर्द पकड़ लिया है मेरे, होता है ना। बूढ़े आदमी के सामने जब तुम तेज हो जाओगे ना, तो डंडा लेकर पीटना शुरू कर देगा या गाली देना शुरू करेगा। क्यों ऐसा होता है, आप ही कुछ दिन बाद ऐसा कभी कभी फील होगा ना कि कुछ ऐसी ध्वनि आपकी कहानी में आती होगी कि आपके सर में दर्द पकड़ लेता होगा। तो मैंने अभी बात की थी ना कैपेसिटी की, हर चीज की एक रेंज है, एक कैपेसिटी है, ठीक है। तो इसीलिए बैलेंसिंग में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और सुनने का काम तो है ही। दूसरा क्या है, हमारा आंख।
ऑब्वियसली आँख का काम क्या करना है, लाइट को ऑब्जॉर्व करके सारी चीज़ों को दिखाना। प्रकाश का एक अलग चैप्टर है आपका पूरा, है ना। आपने क्या पढ़ा है कि लाइट, आँख क्या होती है, लाइट का काम क्या होता है, किसी भी चीज़ को देखने में मदद करना। दैट इज अ सेंसिटिविटी फॉर द विजन। किसी भी चीज़ को देखने में आपकी हेल्प करता है लाइट, प्रकाश। इसीलिए लिखा है कि प्रकाशग्राही, प्रकाश को ऑब्जॉर्व करना और ऑब्वियसली देखना। तीसरा क्या है, त्वचा, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था। देखो, तापग्राही, गर्म ठंडा स्पर्श, ये सारी चीज़ें आ जाते हैं। गर्मी हो, ठंडा हो, चोट लगना हो, नहीं हो, किसी भी चीज़ के लिए बाहर के जो फैक्टर्स का एहसास हमें कौन कराता है, हमारा त्वचा, स्पर्श के द्वारा। ठीक है, तो ये 3 हो गए। 2 और होते हैं, क्या क्या, हमारा माउथ, जीवा, है ना, माउथ के अंदर, और नाक। जीवा क्या है, देखो, रस संवेदी ग्राही, मतलब ऑब्वियसली टेस्ट की बात हो रही है यहाँ पे, जो स्वाद होता है ना। और दूसरा स्वाद का पता लगाना, रस संवेदी ग्राही, जो हमारे अंदर निकलता है ना, सिलाइवा, उससे जो निकलता रहता है ना, ग्रहण करना, उसको भी ग्रहण करना। इसके अलावा देखो, घ्राणग्राही, घ्राणग्राही मतलब वही सांस लेने की प्रक्रिया जो होती है। और दूसरा होता है गंध का पता लगाना, स्मेल। हमारा नाक 2 ही काम करता है ना, एक तो इनहेल और आउट, मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो निकलना, अंदर लेना, वो काम करता है। दूसरा क्या, स्मेल का पता लगाता है। तो ये जितने भी वर्ग आपने देखे हैं, ये सभी हमारे शरीर में रोज होता है और ये इन्हीं 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा होता है। ठीक है, और ये 5 ज्ञानेंद्रियां सब रिसीव करने का ही तो काम कर रही है ना, इसीलिए इन सबको एक साथ हम ग्राही कह सकते हैं। कान हो, नाक हो, हर चीज क्या कर रहा है, ग्रहण ही तो कर रहा है। स्मेल, सूंघना, जैसे बहुत सारे बच्चे की भी स्मेलिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। घर वाले इनके आने के बाद खाना बनाए, अच्छा, और कहीं भी छिपा के रखे, जाते ही पता लगा लेगा कि घर में कुछ तो बना है ना। मेरा एक बुआ का लड़का भी, तो मैंने बताया भी था, उसका स्मेलिंग कैपेसिटी इतना अधिक था कि घर में नहीं बना, अगर बाहर से भी, खास करके मिठाई, मुझे पता भी नहीं चलता था, और वो जाते कहता है, मम्मा कुछ तो है घर में, और वो सूंघते सूंघते पता लगा लेता कि किस जगह पे छिपा हुआ है ना। तो वो मतलब हो सकता है वो पिछले जन्म में कहीं डॉग वॉग रहा हो, तो वो कैपेसिटी आज सुन रहा होगा तो मुझे मारेगा भी, है ना, खैर सुनेगा आगे तो। लेकिन ठीक है, ये हो सकता है, किसी में कैपेसिटी ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है, लेकिन होती तो सब में। तभी तो कोई भी स्मेल थोड़ा बहुत आता है तो सही नाक से कुरने लग जाते हैं सब, नहीं। लेकिन हालांकि आजकल इंसान और जानवर में बहुत फ़र्क रहा नहीं, क्योंकि मैं देखता हूँ, देखो यहाँ पे कितनी गंदगी है, और लेकिन मैं आप लोगों को नहीं बोल रहा हूँ, खुद को भी नहीं बोल रहा हूँ, बट अगर हम लोग भी गंदगी में बैठ रहे हैं, सारा चीज़ कर रहे हैं, तो बहुत कुछ डिफरेंस तो अब है नहीं। खैर, तो देखिए, यानी कि ये सारी चीज़ें घूम फिर के किसके ऊपर आगे बेटा, न्यूरॉन के ऊपर। तो हमें ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, है ना। न्यूरॉन किसी भी तरीके से आपको छोड़ना नहीं है। न्यूरॉन का फिगर हो, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हो, हर एक चीज़ 2 बार 3 बार 4 बार आपको जरूर करना है। देखिए, जहाँ से मार्क्स मिल सकता है ना, उसमें कोई लापरवाही मत करिए, उसको जितने अच्छे से तैयार कर सकते हैं तैयार करिए, ताकि अगर क्वेश्चन आ जाए तो 4 में 3.5 भी ना दे आपको, 4 में 4 मार्क्स दे। तो वो तभी देगा जब आपकी राइटिंग अच्छी होगी, एक्सप्लेनेशन अच्छा होगा, फिगर अच्छा होगा, अदरवाइज कौन देगा। तो तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यह तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। अब ये शॉर्ट नोट्स है, एक्सप्लेनेशन मैं दे रहा हूँ, बाकी उसको और डील करिएगा। यहाँ पे 2 वर्ड्स हैं, संरचना और क्रियात्मक, मतलब करने वाला। यानी कि न्यूरॉन एक हमारे शरीर की एक ऐसी इकाई है जो संरचनात्मक भी है, मतलब स्ट्रक्चर्ड वे में स्ट्रक्चर का भी निर्माण करती है और क्रियान्वित भी कर रही है, करने का भी काम कर रही है। इसका मतलब ये दोनों काम कर रहा है, रिसीव करने का भी और ट्रांसमिट करने का भी। जैसे रेडियो में है तो एक डिफरेंस न्यूरॉन में, उसमें क्या है कि रेडियो में ट्रांसमीटर अलग होता है, रिसीवर अलग होता है, लेकिन न्यूरॉन में दोनों फिट है। ये ट्रांसमिट का भी काम कर रहा है और रिसीवर का भी काम कर रहा है। ये दोनों डिवाइसेस इसके अंदर ऑलरेडी फिटेड है। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो देखिए इस फिगर्स में ये देख रहे होंगे, बड़ा अच्छा सा फिगर भी है। मुझे बड़ा मजा आता था न्यूरॉन को बनाने में, क्योंकि बड़ा आसान था, बाकी फिगर तो बनता ही नहीं मुझसे। तो ये देख रहे होंगे कुछ एंटीनाज दिख रहे हैं आपको, दिख रहा है ना, सब स्ट्रक्चर्स में ऐसा कुछ पेड़ जैसा निकला हुआ ना, एंटीनास टाइप। तो अभी एंटीना का काम मैंने क्या बताया था, रिसीव करने का काम। तो वहां से एक आंसर निकल के आ रहा है क्या आपके दिमाग में कि ये एंटीना कहीं ना कहीं यहाँ भी रिसीवर का काम कर रहा होगा, यहाँ भी रिसेप्टर का काम कर रहा होगा। तो देखिए एक एक चीज को जोड़िएगा ना, सब आसान हो जाएगा। दिमाग में बैठा लीजिए कि जहां एंटीना देख रहा है मतलब ये रिसेप्टर का काम कर रहा होगा, और इसका नाम क्या होता है बेटा, ध्रुमिका। यानी कि ध्रुमिका का जो यहाँ पे काम है वो क्या है,
हमारे शरीर के अंदर जितने भी सिग्नल्स आ रहे होंगे, जो ज्ञानेंद्रिय है जो इंस्ट्रक्शन दे रही है, इनपुट दे रही है, उसको रिसीव करने का काम कौन करेगा? ध्रुमिका। कोई दिक्कत? ठीक है। अब वो सिग्नल आया तो देखो वहां से तो अलग अलग रूप में आता है। मान लो हम लोग आंख से है तो देख रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, बॉडी से टच कर रहे हैं, तो हर टाइप के अलग अलग सिग्नल आते हैं ना। तो उन सारे सिग्नल को क्या हमारे बॉडी के अंदर अलग अलग फॉर्म में क्या एक ही साथ, जैसे मान लो अभी आप क्या कर रहे हो, सुन भी रहे हो और देख भी रहे हो, तो एक साथ सोचो क्या वो कंफ्यूज नहीं हो जाएगा? इसीलिए उसको क्या करता है, एक टाइप के विद्युत आगे भी परिवर्तित करता है। और ये काम कहाँ होता है? यहाँ। ये जितने भी ब्लू वाले पार्ट्स हैं ना, जिसको बोलते हैं कोशिका काय, यानी कि ये यहाँ पे काम क्या होता है? विद्युत तरंग में परिवर्तन। जो भी सिग्नल आया उसको क्या किया जाता है, वहां पे क्या होता है, वो एक विद्युत तरंग में, इलेक्ट्रिक इंपल्स में चेंज हो जाता है। ट्रांसफर करने का कौन काम करता है? कोशिका काय। और देखिए इसी के अंदर ठीक सेंटर में होता है केंद्रक, न्यूक्लियस, जो हर जगह बीच में बैठा होता है। और आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर ऑलमोस्ट आपने पढ़ा होगा कि उसके अंदर बहुत सारा प्लाज्मा जेल होता है, बहुत सारी ऐसी इकाई होती है जो इसी के अंदर होती है, और इसलिए इसके अंदर भी है। ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे, पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं फिर यहाँ पे पढ़ लूंगा। इसके बाद देखिए यहाँ से देख रहे होंगे एक कनेक्टिविटी दिख रही है, एक रास्ता। ऐसा नहीं लग रहा है क्या? ये ऐसा लग रहा है कि एक जोड़ने का काम कर रहा है। तो ये बिल्कुल एक रास्ते की तरह आपको नजर आ रहा होगा। क्या? तंत्रिकाक्ष। अगर रास्ते की तरह लग रहा है ना, तो काम भी रास्ते वाला ही है। रास्ता का काम क्या होता है? आपको एक मंजिल तक पहुंचाना। जिससे आप घर से स्कूल आए तो आपको यहां तक पहुंचाने का काम किसने किया? सड़क ने। अगर ये सड़क नहीं होती तो क्या उड़ के आते? हेलीकॉप्टर तो है नहीं हमारे पास कि उड़ के आ जाते। तो ये सड़क ही ने पहुंचाया ना आपको। चले हम खुद से, लेकिन जोड़ने का काम कौन किया? सड़क। बिल्कुल उसी तरीके से अब ये देखो न्यूरॉन्स ने अपना वर्क कर दिया, चलो ठीक है, इलेक्ट्रिक इंपल्स में ट्रांसफर कर दिया, लेकिन काम कौन करता है? हमारा अलग अलग अंग, हाथ, पैर, कान, नाक, अलग अलग शरीर का हिस्सा करता है ना, ताकि उन तक इंस्ट्रक्शन को कौन पहुंचाएगा? और एक रास्ता तो चाहिए ना पहुंचाने के लिए, तो वो रास्ता क्या है बेटा? तंत्रिकाक्ष। ये क्या करती है? ये हमारे शरीर के हर अंग से जुड़ा हुआ है और हर अंग तक इस इंस्ट्रक्शन को पहुंचाने का काम यही करेगा। और जिस अंग का काम होगा वो अंग समझेगा और उसके हिसाब से उसके बीच में समन्वय स्थापित करके वर्क करेगा। और फिर वहां से ट्रांसमिट, अब लास्ट स्टेप क्या है? उसको ट्रांसमिट कर देना, डेस्टिनेशन तक पहुंचा देना। तो ये काम कौन करता है? तंत्रिका का अंतिम सिरा। ये हर जगह कनेक्टेड होता है। अगर पैर से काम करवाना है तो पैर को इंस्ट्रक्शन देगा, भैया तुम अपना काम करो। हाथ से करवाना है तो हाथ को कहेगा तुम अपना काम करो। नहीं तो इस तरीके से ये न्यूरॉन काम करता है। देखो दोनों काम हो गया कि नहीं हो गया? रिसीव करने का भी और ट्रांसमिट करने का भी। मात्र 4 अंग है। वापस मैं अगर कर दूं, यहां भी आप लोग देख लो, ऐसे पढ़ो कि इसको रटना ही ना पड़े घर पे जाके। सबसे पहले क्या था? सिग्नल को रिसीव करना। रिसीव करने का काम कौन करेगा? ध्रुमिका। ठीक है। देखो क्या लिखा है? कोशिका काई से निकलने वाली धागे जैसी संरचना है जो सूचना प्राप्त करती है। बस सूचना प्राप्त करने का काम है। सूचना प्राप्त होगा अलग अलग माध्यम से, तो उनको एक माध्यम में करके विद्युत सिग्नल में बंद करने का काम कौन करता है? कहाँ होता है? कोशिका काय। क्या लिखा है? विद्युत आवेग के रूप में चलती है, वहां ट्रांसफर होकर चेंज हो जाता है, कन्वर्जन हो जाता है। ठीक है। तंत्रिकाक्ष, एक्शन। एक्शन क्या है? या सूचना को, ये इंग्लिश में आप तंत्रिकाक्ष लिखो तो भी चलेगा, इंग्लिश में इसको एक्शन लिखते हैं, AXON। एक्शन नहीं पढ़ना है, एक्शन ही पढ़ना है इसको। इसकी इंग्लिश स्पेलिंग आप हिंदी लिख रहे हो तो हिंदी में लिखो। तंत्रिकाक्ष का काम क्या है? देखो ये सूचना को, विद्युत आवेग को कोशिका काय से न्यूरॉन, दूसरी न्यूरॉन या दूसरी ध्रुमिका तक पहुंचाता है। मैंने अभी बोला था ना, एक ही न्यूरॉन नहीं होते, बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं। तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाना या ध्रुमिका तक पहुंचाने का काम कौन करता है? तंत्रिकाक्ष। ठीक है। इसीलिए मैंने इसको रास्ते के संबोधित किया था। और सबसे लास्ट क्या है आपका? सिनेप्स। ये अंतिम सिरा होता है जो क्या करता है? अलग अलग अंगों तक या अगली तंत्रिका तक इस नियंत्रण को, इस विद्युत सिग्नल को पहुंचा देता है। और ऑब्वियसली यहाँ विद्युत आवेग को क्या होता है? रासायनिक संकेत में बदला जाता है जिससे यह आगे संचरित हो सके। एक चीज यहाँ पे और देख लीजिएगा कि जो इलेक्ट्रिक इंपल्स था, विद्युत सिग्नल था, वो क्या हुआ? रासायनिक संकेत में बदला। क्योंकि हमारा अलग अलग अंग जो विद्युत सिग्नल को नहीं समझ पाता है, वो अलग अलग फॉर्म में समझता है। तो वो कन्वर्जन का स्टेप्स आप 11th 12th में जाओगे तो डीपली पढ़ोगे कि वहाँ पे फिर
ये विद्युत सिग्नल कैसे रासायनिक सिग्नल में बदलता है। यहाँ आपके लिए इतना ही समझना है कि एक ट्रांसफ़र हुआ, ट्रांसमिट हुआ और हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में उसको ऑब्जर्व करके अपना काम किया जाता है। क्या न्यूरॉन क्लियर है सबको? मतलब क्या इसको रटने की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं। आप एक बार बस फिगर बना लीजिएगा घर पे, खुद से पार्ट्स का नाम लिखिएगा और खुद से एक्सप्लेन आउट करिएगा, लिखिएगा। बहुत आसान है, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इसके बाद एक दूसरा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, ये भी बार बार पूछे जाने वाला सवाल है, रिफ्लेक्स एक्शंस या प्रतिवर्ती क्रिया। ये सवाल भी आप प्रीवियस से पलटे होंगे तो आप लोग देखे होंगे कि रिफ्लेक्स एक्शन या प्रतिवर्ती क्रिया को बार बार पूछा जाता है। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट्स है एक्चुअली। देखिए हमारा जो शरीर है ना, एक कार्य तो अभी ब्रेन का आप लोगों ने देखा कि कैसे पांचों ज्ञानेंद्रियों के सपोर्ट से अपना ये कार्य करता है न्यूरॉन की सहायता से। एक और कार्य होता है हमारे शरीर में जिसपे हमारा ब्रेन कंट्रोल नहीं कर पाता, ठीक है, और ये क्रिया होती है अचानक से, प्रतिवर्ती क्रिया, बहुत ही तेज फॉर्म में। ऐसी क्रिया जिसपे हमारा ब्रेन कंट्रोल नहीं कर पाता। जैसे मैंने उस दिन कुछ एग्जाम्पल बताए थे आप लोगों को, अगर याद हो तो, एक सबसे पॉपुलर जो आपको बुक्स में एग्जांपल दिया गया है वो आपके शरीर से गर्म चीज़ का संपर्क का दिया हुआ है। कि मान लो कभी कभी क्या होता है, हम कोई बर्तन उठाने जाए, हमें अंदाज़ा नहीं हो, जैसे मान लो क्या हुआ, कई बार मेरे साथ भी हो चुका है कि मम्मी कुछ कर रही है, मेरी वाइफ ही कुछ बर्तन पे गर्म किया और गैस बंद करके बाहर आ गई। मुझे आइडिया नहीं था कि वो बर्तन गर्म है। मैं गया उसको उठा के सोचा रखूँ, जैसे ही टच किया बस सोचो कैसा मज़ा आया होगा। और कहीं अगर वो भरा हुआ हो सामान से तो दुविधा में फंस जाता है कि इंसान छोड़ेंगे तो गिर जाएगा, तो उसको प्यार से रखना पड़ता है। और जब रखते हो तो समझते हो क्या होता है। कई बार हो चुका है मेरे साथ, है ना। लेकिन जब कोई चीज़ अचानक, वो तो हम ये था कि हम जानबूझ के उसको उठाने जा रहे हैं, आपको पता है, तो वहाँ आपका ब्रेन तैयार होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अचानक से कोई चीज़ टच हो गया, क्या होता है देखो, अचानक से आप हाथ पीछे खींच लेते हो ना, आप सोचते नहीं है लेकिन आपका हाथ अपने आप पीछे आ जाता है। तो आखिर ऐसा कैसे होता होगा? आखिर कुछ तो हमारे शरीर में ऐसा है जो वहाँ पे वर्क किया, क्योंकि ब्रेन तो नहीं किया। ब्रेन अगर समझाता तब तक हाथ जल चुका होता आपका, लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। मैंने एक उदाहरण दिया था कि फ्रेंड्स खेलते खेलते अपने हाथ को पीछे की ओर मारते हैं, आपके कोहनी में या घुटने में चोट लगती है, अचानक से आप लोग पीछे हाथ को खींच लेते हो, आगे की ओर खींच लेते हो, है ना। तो आखिर ये सब सिग्नल्स हमारे शरीर को कौन देता है, कौन वहाँ पे नियंत्रण करने का काम करता है? कई बार ऐसा आपके साथ हुआ है कि आप बीच सड़क पे जा रहे हो या सड़क पे रोड पार कर रहे हो या कहीं से जा रहे हो, अचानक से बहुत तेज़ी से स्पीड में कोई गाड़ी वाला आया हो और आपके पास इतना समय था कि आप चाहते तो भाग जाते, लेकिन आप भाग नहीं पाते हो, रोड पे ही खड़े हो जाते हो या वहीं पर रुक जाते हो। ऐसी कंडीशन कभी आई है? अगर नहीं आई हो तो आने वाले समय में कभी ना कभी जरूर आ जाएगा। पता है क्या होता है, जब आप देख रहे होते हैं ना, तो उस समय आपका बॉडी काम करना ही बंद कर देता है। आपका जो दिमाग है ना, काम ही नहीं करेगा। आपके पास इतना समय है कि अगर आप चाहो तो उछल के भाग जाओगे, लेकिन आप वहीं पे स्टेटिक हो जाओगे, रुक जाओगे, और वो बाइक वाला भी नर्वस हो जाएगा, या तो आपको ठोक देगा या खुद गिर जाएगा। इसीलिए अक्सर एक्सीडेंट होता भी है ना। जब अचानक से कोई चीज़ सामने आता है ना, तो या तो उसका हाथ पैर काम नहीं करता है ना, वो ब्रेक चाहता तो लगा लेता लेकिन लगा नहीं पाता है। देखिए एक शरीर में हमारा होता है आदत। जब आप लोग ट्रेंड हो जाओगे बाइक चलाने पे, साइकिल चलाने पे हो गए होगे, तो देखिएगा जब कोई गड्ढा आने वाला होगा ना, तो आपका ब्रेन आपको नहीं बताता होगा, आपका हाथ अपने आप ब्रेक लगा लेता है ना। आपका जो पैर है ना, अपने आप स्पीड को कंट्रोल कर लेता है। हमारे बॉडी में कई सारे ऐसे हार्मोन्स हैं ना जो इन आदतों को मेंटेन करते हैं। मैंने एक उदाहरण और बताया था आपको, अगर याद हो, जगने वाला, कि अगर आप, जैसे बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर मैं सुबह में मेरी नींद नहीं खुलती है, आप एक काम करके देखो, ज़्यादा नहीं 10 से 15 दिन आप अलार्म लगाओ, ज़बरदस्ती उठो उस टाइम पे, आप देखिएगा 16वां दिन आपको अलार्म लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं लिख के दे सकता हूँ, ठीक 16वें दिन आप अपने आप जग जाओगे, आपकी आंखें अपने आप खुल जाएगी उस टाइम पे। इसका मतलब है कि हमारे बॉडी में कोई अलार्म तो है जो उस दिन जगा दिया, और ये होते हैं हार्मोन्स। जब आप हार्मोन्स के बारे में डीपली पढ़ोगे तो हार्मोन्स का नाम के साथ आपको बताया जाएगा कि कौन से हार्मोन्स का क्या रोल होता है हमारे बॉडी में, है ना। बहुत अच्छे अच्छे हार्मोन्स हैं हमारे बॉडी में जो इन क्रियाविधि को कंट्रोल करते हैं। इसीलिए इंसान को कहा गया है कि सबसे समझदार जानवर है। हाँ, जानवर ही है हम लोग भाई, इंसान जानवर ही होता है ना। तो प्रतिवर्ती क्रिया का मतलब समझ में आया बेटा क्या था? वैसी क्रिया, क्या लिखा है,
किसी उद्दीपन के प्रति तेज व अचानक की गई अनुक्रिया को हम लोग क्या करते हैं? प्रतिवर्ती क्रिया। और अगर ये पूछा जाता है तो इन्हीं 2-3 उदाहरण को आप दे सकते हैं, है ना? इन उदाहरण को दीजिए, बात हो जाएगा आपका। अब उसी के अंदर देखिए प्रतिवर्ती चाप की चर्चा की गई है। ये होता कैसे है प्रतिवर्ती? देखिए ये दोनों आंसर एक ही है। प्रतिवर्ती क्रिया के अंदर ही इसको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अगर ये मान लो 2 या 3 मार्क्स से पूछा जाता है तो इसी के अंदर आप इस फिगर को आप बता सकते हैं और इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं फ्लो चार्ट की सहायता से। इसमें क्या है देखिए, उद्दीपन ऊष्मा, यहाँ पे जो उदाहरण लिया गया है वो ताप के ऊपर लिया गया, ऊष्मा के ऊपर, जो हम लोग भी बात कर रहे थे कि किसी गर्म चीज को छुए, तो छूने का काम कौन करेगा? हाथ या जो भी बॉडी आपका पार्ट हो, है ना, यानी कि स्पर्श। इसलिए यहाँ पे क्या दिया गया देखो, ग्राही अंग। हाथ इसलिए नहीं लिखा कि त्वचा का कोई भी भाग हो सकता है आपके पैर में कोई बर्तन टच कर जाए, हाथ में टच हो जाए, डजंट मैटर, त्वचा का कोई भी अंग। अब जिसकी त्वचा सेंसिटिव ही ना हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे पैरालाइज होने का मतलब समझते हो आप लोग, जो होता है ना लकवा मार देना, तो लकवा मार देना क्या होता है? पैरालिसिस क्या होता है? आपका जो बॉडी का वो वाला हिस्सा है वो स्पर्श का अनुभव नहीं कर पाता। उसको तुम सुई में भिगो दोगे ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस अंग पे। इसीलिए बोलते हैं पैरालाइज्ड हो जाना, है ना, यानी कि वहां की कोशिकाएं काम नहीं करती है। खैर अब देखिए यहाँ पे हमने बात किया था ना कि कोई तो अंग होगा, तो वो कोई अंग क्या है? मेरु रज्जु, यानी कि एक नया अंग आ गया आपके सामने ब्रेन के अलावा, मेरु रज्जु। ये हमारा दूसरा अंग है बॉडी में, तंत्र कह लो एक तरह से, ये भी इसके अंदर भी बहुत पार्ट्स होते हैं जो क्या करते हैं? नियंत्रण एवं समन्वय का काम करते हैं ब्रेन के अलावा। लेकिन ये कब करता है? जब ब्रेन काम नहीं करता, बहुत तेज क्रिया को, रिफ्लेक्स एक्शंस को परफॉर्म करने का काम करता है ये। और ये क्या करेगा? फिर कार्य कर रहा, जैसे हम लोग हाथ को पीछे खींच रहे थे, उसको बताएगा कि भैया मसल्स की सहायता से ये पीछे खींच लो, बहुत तेज काम करता है रिस्पॉन्डिंग। और फिर क्या करते हैं? हम लोग हाथ को पीछे हटा लेते हैं। आसान सा स्टेप है। क्या हुआ? टच हुआ, ग्राही अंग जो अंग हुआ वहां पे मेरु रज्जु ने अपना काम किया, उसको इंस्ट्रक्शन दिया खींच लो, खींच लेते हैं। अब सोचो किसी का मेरु रज्जु ही काम ना करे तो चिपका रहेगा, चिपके रहो। जैसे कभी कभी क्या होती है, करंट का झटका लग जाता है, बिजली का झटका लगता है ना, तो जब बिजली का झटका धीमा होता है मतलब कम फ्लो का होगा। अच्छा मुझे बताओ एसी करंट ज़्यादा खतरनाक होता है कि डीसी? डीसी, बिल्कुल। मैंने एक दिन शायद एक्सप्लेन भी किया था आप लोग को, या सर ने बताया भी होगा आपको कि एसी सिग्नल्स ऐसे होता है और डीसी ऐसे होता है, डायरेक्ट करंट, है ना, बैटरी से निकलने वाले सिग्नल्स होते हैं। तो देखो यहाँ पे कहीं भी इंटरप्शन है क्या? यानी कि इसकी जो गति होगी, ऐसे समझ लो, गति वर्ड यहाँ गलत है, एक मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ। यहाँ पे जो इसकी गति होगी वो चलना शुरू किया तो चलता रहेगा, वो रुकेगा नहीं, यानी कि एक बार पकड़ लिया छोड़ेगा नहीं। लेकिन यहाँ पे आपको 1 सेकेंड के कई सारे छोटे हिस्से में आपको मौका मिलता है, पकड़ेगा छोड़ेगा, पकड़ेगा छोड़ेगा। अगर उस छोड़ने के क्रम में आप भाग गए, इसलिए बोलते हैं ना झटका लग रहा है, झटका इसलिए लगता है कि वो पकड़ता छोड़ता है। तो अगर इंटेंसिटी कम होती है छोड़ देगा, अगर तेज झटका मार रहा है तो छोड़ने से पहले आपको छोड़ देगा है ना। तो आई होप प्रतिवर्ती क्रिया एक्सप्लेन क्लियर होगा आप लोगों को बेटा। अब देखिए हम अभी एक वर्ड बार बार प्रयोग कर रहे हैं, अनुक्रिया। आखिर ये अनुक्रिया है क्या? किसी का नाम है क्या? हाँ नहीं है। तो देखिए अनुक्रिया मतलब हम जो जो काम करते हैं ना, किस प्रकार की क्रिया करते हैं। तो हम जनरली 3 प्रकार की क्रिया करते हैं शरीर में। ऐच्छिक, अपनी इच्छा से किया गया कार्य। यहाँ पे जो क्वेश्चंस आंसर्स है, यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेन का रोल आपको समझाया जा रहा है। यानी कि ये आंसर्स आप लोग समझ लो कि अगर आपके बॉडी में आपसे पूछा जाए कि मस्तिष्क का कार्य क्या होता है हमारे शरीर में, या मस्तिष्क कैसे नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य संपादित करती है, तो वहाँ उसका आंसर ये है जो मैं अभी बता रहा हूँ, है ना। हमारा मस्तिष्क टोटल 3 हिस्सों में होता है, ठीक है। यहाँ पे जब बॉडी पढ़ेंगे तो इसके टोटल होते हैं 3 हिस्से। सबसे पहला भाग फ्रंट फोरहेड जिसको बोलते हैं अग्र मस्तिष्क होता है, ये आपका मध्य वाला पार्ट है और ये आपका पीछे वाला पार्ट है, ठीक है। और आपको पता है सबसे ऊपर होता है स्कल, खोपड़ी, ये जो हमारा प्रोटेक्शन देने का काम करता है। उसका कोई काम नहीं है सिवाय प्रोटेक्शन देने का, कुछ काम नहीं, लेकिन फिर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारा स्ट्रक्चर इसी के अंदर होता है ना।
इसलिए ना बोलते हैं ज़्यादा बोला खोपड़ी तोड़ देंगे, खोपड़ी तोड़ देंगे तो बचेगा ही तीनों, तो घबराया जाएगा। इसलिए खोपड़ी को नहीं तोड़ना है। इसी खोपड़ी को बचाने के लिए हम लोग इसी शेप का हेलमेट प्रयोग करते हैं। हमारे ब्रेन जैसा हेलमेट होता है ना, जो इस खोपड़ी को बचा सके, बाकी तो खोपड़ी बचा ही लेता है अंदर के हिस्से का। तो अगर जिनके जिनके पास ये तीनों पार्ट है, सबके पास है क्या? अच्छा ठीक है, थोड़ा थोड़ा मेरे पास भी है। खैर, तो ये जो अग्र मस्तिष्क है, इसका देखो काम क्या लिखा है, ऐच्छिक कार्य को कंट्रोल करना। ये इंपॉर्टेंट है, इसको भूलिएगा नहीं, ये लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में तो है ही, कि हमारे शरीर में जितने भी वैसे कार्य जो ऐच्छिक होते हैं, जिसको हम अपनी इच्छा से करते हैं, जैसे इच्छा से क्या करते हैं, पढ़ने का काम, लिखने का काम, साइकिल चलाने का काम, खेलने का काम, कूदने का, हर वो कार्य जो आपने सोच समझ के किया है, ठीक है, आसान भाषा में मैं कह दूँ तो, चाहे वो सोना हो, चाहे हंसना हो, चाहे खेलना हो, चाहे कूदना हो, जिस पे आपका कंट्रोल है, उसको कौन कंट्रोल करता है? अग्र मस्तिष्क, हमारे दिमाग का आगे वाला हिस्सा। क्या बात समझ आ रहा है? इसके बाद जो मध्य ब्रेन होता है हमारा, इसका बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता। क्या लिखा है? अनैच्छिक मध्य एवं पश्च मस्तिष्क का नियंत्रण की जाती है। एक बात ऐसे ही समझ लीजिए, मध्य मस्तिष्क है वो अग्र और पीछे दोनों के बीच को जोड़ने का काम करती है, ठीक है, इसका बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता। यहीं पे बात की जा रही है, देखिए ओए, पीछे का दिमाग जो आपका सबसे अंतिम ब्रेन होता है, पीछे का बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मैंने कुछ उदाहरण दिए थे उस दिन कि हर अनैच्छिक कार्य जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, उसको साथ में मेमोराइजेशन, इमेजिनेशन, कल्पना, हमारी जितनी भी कल्पनाएं हैं या भविष्य में होने वाली जो घटनाएं हैं जिसको हम चाहते हैं हो, वो सभी को मेमोराइज करने का काम कौन करता है? आपका पीछे का दिमाग, ठीक है। और मैं अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं समझता हूँ कि आगे वाले से ज़्यादा इंपॉर्टेंट पीछे वाला है, क्योंकि देखो आगे वाला तो अपना कार्य हमेशा करता ही है, इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन पीछे वाला इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि आपको वो भविष्य का आपका रास्ता है। वो मैं बार बार बोल रहा हूँ, हो सकता है अभी आपको ये लगता होगा कि एक काल्पनिक है, इमेजिनेशन, लेकिन ऐसा नहीं है। हम जो कल्पना करते हैं वो कल्पना आने वाले भविष्य में सफल होगी या नहीं होगी, इसकी गारंटी सिर्फ आपके पास है, ठीक है। अगर आप चाहोगे ना तो दुनिया की कोई शक्ति आपको नहीं रोक सकती वहां तक पहुंचने में, चाहे कोई भी क्यों ना हो। सबसे बड़ी चीज क्या है आपके पास? डिटर्मिनेशन। और ये डिटर्मिनेशन याद कराने के लिए हमको दिया गया है पीछे का दिमाग। आप अपने आप को बस ये रोज याद दिलाइए कि हाँ, मुझे इस काम को करना ही है, मुझे ये बनना ही है। आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपका दिमाग आपको बना के ही छोड़ेगा। हाँ, आप पहले से अगर कुछ और तैयार हो किसी चीज़ के लिए तो डजंट मैटर, वो भी आपको बना के छोड़ेगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट है। जैसे मैंने आपको बताया था ना, मैं इसलिए अपने घर का उदाहरण आपको देता हूँ ताकि कुछ चीज़ें आप समझो। मैंने अपनी दीदी का एग्जाम्पल आपको दिया था कि मेरी बहन को बड़ा इंटरेस्ट था खाना बनाने में, बहुत पसंद करती थी वो घर का काम करने में। उसको ऐसी फैमिली मिली कि आज भी वो एंजॉय करती है। इतनी बड़ी फैमिली है कि 30-40 लोग हैं, ठीक है, और मतलब प्यार तो उनको बहुत मिलता है, लेकिन एक कहते हैं ना, घर का एक अलग रूल रेगुलेशन है वहाँ पे। मतलब मर्दों का पूरा शासन है उस घर में, ठीक है, मतलब महिलाओं को पूरा सम्मान मिलता है, लेकिन जहाँ पे मर्द का रोल है ना, वहाँ पे कोई इंटरफेरेंस नहीं है लेडीज़ का, ठीक है। उनको जनरली मैं ही हूँ तो खाने में मुझे एक भी सब्जी मिलेगी तो कोई बात नहीं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, एक सब्जी बस अच्छी होनी चाहिए। लेकिन उस घर में अगर 2 सब्जी चटनी ना बने तो कोई खाना ही नहीं छुएगा, टच ही नहीं करेगा, ठीक है। अगर उस मतलब एक होता है ना, जैसे कि पहले से बता देना है कि भैया ये चाहिए तो चाहिए। मतलब उन्होंने जो सोचा होगा बचपन में काम करना, उस समय उसका शौक था, अब उसकी मजबूरी बन गई है ना। तो देखो ये है ये पीछे वाला दिमाग का पावर कि जैसा सोचो वैसा पाओ। तब ये मत कहना कि सर मैं रोज सपना देख रहा हूँ कि बाप रे बिल गेट्स बन जाऊंगा, नहीं, अब मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ दूंगा। बिल्कुल छोड़ सकते हो, लेकिन सिर्फ सोचने से नहीं होता है बेटा, उसके साथ लगना पड़ता है ना।
किसी ने नहीं सोचा था, जब आप लोग थोड़ा सा जाओगे बड़े होगे ना, तो अमेजन के सीईओ की जब कहानी पढ़ोगे तो ये बात नहीं करो। अमेजन का सीईओ जो है, किसी ने नहीं सोचा था कि बिल गेट्स को छोड़ के अमेजन का सीईओ सबसे अमीर आदमी बनेगा। अमेजन एक ई कॉमर्स कंपनी है। ई कॉमर्स समझते हो? ऑनलाइन कंपनी है। 3 साल या 4 साल में अमेजन ने खोलने के बाद एक लंबी स्ट्रगलिंग किया, दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया। टेस्ला जैसी कंपनी का ओनर एक स्पेस सैटेलाइट से दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया। तो सोचना और डिटर्मिनेशन दोनों अलग चीज़ें होती हैं। आगे आगे चलिए समझ में आ जाएगा आपको। और तीसरा क्रिया हमने देखा था प्रतिवर्ती क्रिया। इसको कौन कंट्रोल करता है? मेरुरज्जु। अभी हम ऑलरेडी इसका काम देखे थे। गर्म वस्तु छूने पे एक एग्जाम्पल दिया, इसी एग्जाम्पल को बाबा लिखने की जरूरत नहीं है, आप और भी सारे एग्जाम्पल बता सकते हो। हर वो क्रिया जो अचानक से होती है, जिस पे ब्रेन का कंट्रोल नहीं होता है, उसको दीजिए। ऐसा कुछ नहीं है कि जो किताब में उदाहरण दिया उसी को हम लोग लिखेंगे तो हमको मार्क्स मिलेगा, डजंट मैटर। हाँ, बस ये है कि जो एग्जामिनर है उसको खुद पता हो एग्जाम उदाहरण। पता चला आप लिख दिए, वो कहेगा ये तो बुर्बक है, लिख दिया, काट देगा। तो खैर ऐसा होगा नहीं, इतना बुर्बक तो एग्जामिनर होते नहीं है। तो देखिए, एक सवाल बच्चों के मन में आता है अक्सर जब वो पहली बार पढ़ते हैं कि सर ये प्रतिवर्ती क्रिया की हमारे शरीर को क्या आवश्यकता है? जब हमारा ब्रेन इतना अच्छा काम कर ही रहा है तो हम सारे ऐच्छिक कार्य ही क्यों ना करें? लेकिन ऐसा संभव नहीं है। हमारे शरीर में कई सारे ऐसे कार्य होते हैं, जैसे भी कुछ एग्जाम्पल ऊपर दिए गए, मैंने अभी बताया नहीं, लाइक हमारा ब्रीथिंग रेट, हमारी श्वसन की प्रक्रिया, सांस लेने की जो प्रक्रिया होती है, क्या इस पर हमारा कोई कंट्रोल है? हार्ट बीट, दिल का जो धड़कने का रेट है, इस पर हमारा कोई कंट्रोल है? नहीं है। देखते हो कभी कभी क्या होता है, कोई आदमी अचानक से बैठा हो और सरप्राइजली कोई बोल दे कि चलो मेरा ये दोस्त स्टेज पे आके 4 लाइन बोलेगा, उसका हार्ट बीट देखिएगा 80 से 160 हो जाएगा। तो उतना तेज तो बुलेट भी नहीं भागता है जितना तेज उसका हार्ट बीट भागेगा। अब वो माइक लेगा तो ऐसे ऐसे वाइब्रेट है ना। तो ऐसा क्यों हुआ? समझ सकते हो ना? ये वो प्रक्रिया है जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल करना भी चाहोगे तो नहीं होगा, है ना। तो देखिए, यहाँ पे बात हो रही थी मानव तंत्रिका तंत्र की। 2 टाइप के तंत्रिका तंत्र होता है, एक सीएनएस और एक पीएनएस। सीएनएस जिस कंट्रोल नर्वस सिस्टम बोलते हैं इसको, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल आपके लिए हो सकता है। तंत्रिका तंत्र के प्रकार बहुत आसान भाषा में समझाया गया है यहाँ पे स्ट्रक्चर से। मानव तंत्रिका तंत्र, जिसकी हम बार बार अभी तक चर्चा कर रहे थे, उसको 2 प्रकार से बांटा गया है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। सीएनएस और पीएनएस शॉर्ट में बोलते हैं इसको। देखिए, इसी सीएनएस के अंदर देखिए वो दोनों पार्ट्स आ गए हैं जिनका नाम अभी चर्चा किया था। यानी कि कहीं ना कहीं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को आप लोग समझ चुके हो। मस्तिष्क के बारे में भी हमने चर्चा कर लिया है और मेरुरज्जु के बारे में भी चर्चा कर लिया है। तो इस पार्ट का कार्य तो आपको समझ में आ रहा है। तब ये दूसरा पार्ट क्या आ गया, है ना। तो देखिए दूसरा क्या है, इसके भी 2 हिस्से दिए गए, एक कपाल तंत्रिका और एक मेरु तंत्रिका। मस्तिष्क से निकलता है, मेरुरज्जु से निकलता है। देखो एक चीज समझ में आ रहा है क्या, कि अभी हम जिस 2 अंग की यहाँ पे बात कर रहे हैं उससे निकलने वाला कोई बात यहाँ पे हो रहा है, और ये किसके अंदर आ रहा है? पीएनएस, पेरिफेरल। देखो एक वर्ड जहाँ पे भी आया ना इंग्लिश में, पेरिफेरल डिवाइसेस, उसको रास्ते से हमेशा जोड़ के रखो। बीच में हम लोग जो बात कर रहे थे कि यहाँ से वहाँ जाएगा, वहाँ पहुँचाएगा, पहुँचाएगा कौन? इसके लिए कुछ डिवाइस तो होता होगा ना। जैसे मान लो ये बोर्ड है, आपका पंखा है, चल रहा है, तो आपको पता है कि जब आपने स्विच ऑन किया तो विद्युत सिग्नल गया। तो गया कैसे? तार की सहायता से। तो क्या तार का कोई रोल नहीं है ना? तो वही है ये पीएनएस, परिधीय तंत्रिका तंत्र। यानी कि ये जो बीच का एक रास्ता बन रहा था ना, उस कनेक्टिविटी को परफॉर्म करने वाला तंत्र कौन है? पीएनएस, परिधीय तंत्रिका तंत्र। सीएनएस और पीएनएस। अब चूंकि एक जगह ब्रेन है तो ये मस्तिष्क से निकलता है, और एक काम किसका है? मेरुरज्जु से, तो ये मेरुरज्जु से निकलता है। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मस्तिष्क से जो सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा बॉडी में, वो काम कौन करेगा? आपका कपाल तंत्रिका। और जो मेरुरज्जु से जो सिग्नल को पहुंचाने का काम करेगा वो कौन करेगा? मेरु तंत्रिका। यानी ये इसका रास्ता और ये इसका रास्ता। इसलिए तंत्र को 2 भाग में बांटा गया। देखिए किसी भी चीज को जब आप पढ़ेंगे ना, तो आपको दोनों चीजों के बारे में जानना पड़ेगा। आप लोग विद्युत में ही पढ़ेंगे तो सिर्फ बैटरी का पढ़ने से काम नहीं चलेगा। बैटरी ऊर्जा देने का काम करता है, लेकिन वायर लगाओगे तभी ना सर्किट पूरा होगा। तो ये बिना वायर के सर्किट पूरा कैसे हो? तो ये है ये वायर जो इनको जोड़ने का काम करेगा, कनेक्टिविटी का काम करेगा। मान लो हार्ट ने क्या किया? ब्लड का फ्लो कराया,
लेकिन क्या खाली हार्टे को ब्लड चाहिए? पूरे शरीर को ना चाहिए। तो सोचिए अगर आपके वेन्स नहीं होते, आर्टरीज नहीं होता, तो क्या ब्लड पहुंच पाता? नहीं पहुंच पाता। तो वही चीज है यहाँ पे परिधीय तंत्रिका तंत्र। ये समझ में आ रहा है बेटा? तंत्रिका तंत्र के कितने हिस्से हो गए? 2। एक क्या हो गया आपका केंद्रीय और दूसरा क्या होगा परिधीय। केंद्रीय तंत्रिका का काम है नियंत्रण करना, जो भी चीजें हुई, लेकिन उनको पहुंचाने के काम के लिए एक और तंत्र है हमारे पास, परिधीय तंत्रिका तंत्र, जिसको हम लोग पीएनएस बोलते हैं, कपाल तंत्रिका और मेरु तंत्रिका। ये कपाल तंत्रिका की कनेक्टिविटी होती है मस्तिष्क से, और मेरु तंत्रिका की होती है मेरु रज्जु से। ठीक है, मानव मस्तिष्क के बारे में मैंने थोड़ा सा बताया था, उसको ही थोड़ा सा जल्दी से कर लेते हैं। इसको 3 भाग मैंने अभी बताया था, अग्र होते हैं, मध्य होते हैं और पश्च होते हैं। देखिए अग्र मस्तिष्क, यह मस्तिष्क का सबसे अधिक जटिल एवं विशिष्ट विभाग है। यह प्रमस्तिष्क भी है, आगे का हिस्सा है, इसलिए नाम लिखा है प्रमस्तिष्क। कार्य क्या देखो, सोचने वाला भाग है, ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने की सारी चीज मैंने अभी बताई थी आपको। सूचनाओं को याद रखना, मेमोराइजेशन का काम करता है। शरीर के विभिन्न हिस्सों से सूचनाओं को एकत्रित करना एवं उनका समय, हर वो काम जो अभी हम लोग तात्कालिक कर रहे हैं, ये सारा काम यही करता है। भूख से संबंधित केंद्र, अब देखो भूख से संबंधित केंद्र को क्या लिखा गया है? भूख लगना ये अनैच्छिक कार्य है। एक चीज दिमाग में बैठा लो, ठीक है। लेकिन क्या भूख लगती है तो आप 1 घंटा 2 घंटा कंट्रोल नहीं कर लेते हो क्या अपने आप को? जैसे हम लोग फास्ट रहते हैं, उपवास रहते हैं, तो ऐसा थोड़ी नहीं कि भूख नहीं लगता है। शरीर तो सिग्नल देता ही है कि अब पानी चाहिए, भोजन चाहिए, लेकिन हम कंट्रोल कर पाते हैं ना। इसीलिए इसने क्या लिखा है देखो, भूख से संबंधित केंद्र। भूख तो लग गया आपको, यह अनैच्छिक कार्य था, लेकिन उन चीजों को, उन ऑर्गन्स को समझाना कि आज नहीं मिलेगा, है ना, आज कहानी खत्म है तुम्हारा, आज कंट्रोल करो। जो चूहा अंदर से आवाज देता रहता है कि बाबू एक दिन शांत हो जा, है ना, इसी को शांत रखने के लिए लोग क्या करता है, मन को भटकाता है। अब मन को भटकाने के लिए क्या करेगा, बच्चों को डांटेंगे, झगड़ा करेंगे। क्योंकि देखो समय बिताने का सबसे बड़ा साधन महिलाओं के पास है झगड़ा। नहीं, फैक्ट बता रहा हूं। देखो क्योंकि बाकी कार्य करेंगे तो आधा घंटा में खत्म हो जाएगा। ये ट्रिक मैं देख लिया हूं, पापा के साथ मम्मी यूज करती है, मेरे साथ मेरी वाइफ यूज करती है। उनको लगता है कि जब समय नहीं कट रहा है तो क्या करे, तो कहते हैं ना क्या करे, करना है कुछ काम, तो एक ऐसा ना बात करेगी कि जिससे झगड़ा हो जाए। अब वो झगड़ा के चक्कर में 5 घंटा पास हो जाता है। 4-5 घंटा इनको याद ही नहीं रहता है कि भूख लगा, ठीक है। तो 5 घंटा बीत गया ना, तब तक पूजा का टाइम हो गया, काम खत्म हो गया। तो ये शेड्यूल होता है बिजी करने का। अब हम लोग को भूख लगेगा तो जाकर सो जाएंगे। हाँ, हमारे पास तो कोई तरीका है नहीं। अब हम जानबूझ के झगड़ा करने जाएंगे तो आगे के 4 दिन खाना नहीं मिलेगा, तो वो काम कौन करेगा? हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है ना। दोनों साइड से परेशान हमें को होना है, इसलिए चुप हो जाओ भाई। देखिए मध्य मस्तिष्क क्या है, अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करना, जैसे सिर, गर्दन आदि की प्रतिवर्ती क्रिया, पुतली के आकार परिवर्तन, ये सब छोटे मोटे जो वाक्य होते हैं ना। पुतली के आकार मतलब जैसे देखो लाइट के लिए आपने पढ़ा होगा, प्रकाश में जब सूर्य की किरणें आती है तो जब रोशनी कम होती है, ज्यादा होती है, तो आपका पुतली का साइज चेंज हो जाता है ना। सिर, गर्दन, ये सब जो मूवमेंट थोड़ा सा होता है, ये सब चीजों पे कंट्रोल करने का काम करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। हाँ देखिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट भाग हमारा पश्च मस्तिष्क। इसके 3 भाग है देखो, अनुमस्तिष्क, मेडुला और पोंस। ये पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। इसके 3 भाग है। यहाँ पे देखिए, ये आपका ऊपर का हिस्सा, ये खोपड़ी, ये मध्य मस्तिष्क, और यहाँ पे बात की जा रही है अग्र मस्तिष्क की, फोरहेड की, और ये आपका 3 ब्रेन, जो छोटा, सबसे छोटा भी होता है। पश्च मस्तिष्क सबसे छोटा होता है हमारे यहाँ पे, है ना। देखिए यहाँ पे 3 हिस्सा है, पोंस, मेडुला, अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क क्या है, शरीर की संग स्थिति का संतुलन बनाना, ऐच्छिक क्रियाओं की परिस्थिति, उदाहरण पैन उठाना। पैन मतलब पेन की बात की जा रही, गलत लिखा हुआ है। हमने बैलेंसिंग की जो बात की थी, संतुलन की, वो काम कौन करता है, आपका पश्च मस्तिष्क, पीछे का हिस्सा, ठीक है। मैं ये सारा काम तो हो गया, लेकिन आपके शरीर की जो बैलेंसिंग की कंडीशंस है उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, पश्च मस्तिष्क के अंदर भी अनुमस्तिष्क। इसके भी 3 हिस्सों में बांटा गया है। जो अनुमस्तिष्क होगा वो क्या करेगा, संतुलन का काम करवा रहा है आपसे। मेडुला अनैच्छिक कार्य को नियंत्रित करना, जो मैंने अभी बताया था, जैसे रक्तचापन, वामन, ये सारी चीजें कौन करता है बेटा, मेडुला के अंदर होती है। और तीसरा होता है पोंस, श्वसन का नियंत्रण। और साथ में यहाँ पे नहीं लिखा गया, वो जो मेमोराइजेशन जोड़ सकते हो आप लोग, इमेजिनेशन जोड़ सकते हो, कल्पना, ये सारी चीज इसी के अंदर आती है। तो 3 नाम है, अनुमस्तिष्क, मेडुला और
कौन किसमें? फर्स्ट मस्जिद के अंदर, पीछे वाले ब्रेन के आधार पे। एग्जाम में आता है खोपड़ी का फिगर, आप बनाओ नहीं बना फर्क नहीं पड़ेगा, आप पार्ट्स का नाम लिख सकते हो फ्लो चार्ट पे, वहां पे कार्ड लिख दो। देखो लिखने का तरीका आप लोग सीखो और मुझे आंसर्स लिख के दिखाओ भी आप लोग कि कैसे लिख रहे हो। जैसे आपने ब्रेन को बनाया तो क्या लिखा है यहाँ पे? मस्तिष्क लिखो, है ना। ये फिगर बनाने की कोई जरूरत नहीं है, एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फिगर भी है। यहीं पे क्या करो, दिमाग के 3 हिस्से हैं, तीनों का नाम लिखो, है ना। इसके अगर कोई पार्ट्स नहीं है, इसके 3 पार्ट्स है, फिर यहाँ पे 3 पार्ट्स बना दो। तो इससे क्या होगा ना कि आपका एक फ्लो चार्ट में सारी कहानी खत्म हो जाएगी। और जहां तो जैसे यहाँ पे एक एक लाइन लिखा हुआ है ना, एक एक लाइन वहां पे एक्सप्लेन कर दो। आंसर खूबसूरत भी लगेगा और पूरे के पूरे नंबर भी मिल जाएंगे आपको। जहां फिगर की जरूरत है, जैसे न्यूरॉन में जरूरत है, वहां जरूर बनाना है ना। फर्स्ट चैप्टर में जहां पे हार्ट का काम था, जितने भी आपके तंत्र पढ़ने हैं वहां पे उनका फिगर जरूरी है, तो आपको बनाना है। जहां फिगर की जरूरत हो वहां जरूर बनाइए बायो के अंदर, और जहां नहीं जरूरत हो उसको इग्नोर करिए, उसको आगे बढ़िए। और फिगर कैसे बनाना है? पेन से कि पेंसिल से? और पार्ट्स के नाम लिखने कि नहीं लिखने हैं? जरूर लिखने हैं। सिर्फ फिगर बना के नहीं छोड़ना है, हर एक पार्ट्स को अच्छे से वहां पे आपको दर्शाना है, तभी पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, अब बात आ रही है मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु की सुरक्षा। अब सोचिए हमारा मस्तिष्क और मेरुरज्जु अगर इतना महत्वपूर्ण है हमारे लिए, तो क्या इसकी सुरक्षा की जरूरत नहीं है हमें? बिल्कुल है। तो इसकी सुरक्षा के लिए कौन होता है बेटा? खोपड़ी की बात हम लोग कर रहे थे ना, एक बॉक्स जैसा स्ट्रक्चर जो हमारे पूरे मस्तिष्क को ढक के रखता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कपाल, खोपड़ी। ठीक है, बॉक्स के अंदर तरल पूरित गुब्बारे में मस्तिष्क होता है जो प्रघात अवशोषक का कार्य करता है। सेंसिटिविटी ऑब्जर्व करना, क्योंकि जो बाहर से जो स्पर्श के सिग्नल्स है उसी के अंदर जाते होंगे ना, और पूरे ये लिक्विड से फिल्ड होता है। देखते हो कभी कभी चोट लगता है, घाव लगता है तो पीला पीला रस निकलता रहता है ना, जूस टाइप। चोट लगती है तो ब्लड, तो ये पूरा अंदर सूखा रहेगा, ब्रेन सूख जाएगा तो कोई काम ही नहीं होगा। कहीं भी देखिए, ये कुछ चीज़ें तो आपको याद रखनी है कि अगर कहीं भी फ्लो का काम हो रहा है, चाहे वो फ्लो वाटर का हो चाहे सिग्नल का हो, फ्लो करने के लिए लिक्विड चाहिए। अगर लिक्विड नहीं है, विद्युत चैप्टर के अंदर आपको पढ़ाया गया है और ये बताया गया है कि जहाँ भी ड्राई की बात आती है वहाँ पे कुछ भी ट्रांसफर होना पॉसिबल नहीं है। हाँ, एक एग्जांपल आएगा सर, फिर ड्राई सेल में क्या होता है? उसका नाम सूखा सेल है कि उसके अंदर जो फील्ड होता है ना, उसके अंदर भी लिक्विड का अमाउंट होता है, वो पूरा सूखा नहीं होता, वहाँ सिग्नल ट्रांसफर के लिए अमाउंट्स होती है। और दूसरा क्या है बेटा? मेरुरज्जु। इसके लिए होता है रीढ़ की हड्डी, जिसको लोग बोलते हैं ना कशेरुक दंड या रूट की हड्डी, बोन मैरो, बोन के पीछे जो हिस्सा होता है ना, जो रीढ़ की हड्डी देखते हो, सबसे बड़ी हड्डी हमारी यही है ना। जब पीछे बैठते हो, ये सपोर्ट देने का भी काम करता है पूरी बॉडी में, सबसे लंबा हड्डी भी होता है ये इसी यहाँ पे। तो ये रीढ़ की हड्डी जो होती है, ये क्या करती है? आपकी मेरुरज्जु को ढक के रखती है, उसके अंदर होता है बोन मैरो जिसको हम लोग बोलते हैं, और बहुत मजबूत हड्डी होती है हमारे शरीर की। ये देखते हो, अगर आपको कभी कभी हमारा शरीर दुखता है तो सबसे ज़्यादा वजन इसमें हम बर्दाश्त कर लेते हैं। कोई भी इंसान, अगर हमारा वजन खुद 50 किलो का, लेकिन 70 किलो का आदमी हमारे शरीर के ऊपर चढ़ गया तो भी हम लोग बर्दाश्त कर लेते हैं पीठ के ऊपर। लेकिन वही जब पैर पे कोई जाता था, बाबा बर्दाश्त कर पाते हैं क्या? नहीं कर पाते हैं। लेकिन पीठ के ऊपर कोई 70 किलो को भी, आप लोगों ने मजदूर लोग को देखा होगा, अपने पीठ पे 80 एक क्विंटल का सामान लेके लाद के वो चले जाते हैं ना। तो ये सबसे मजबूत हड्डी होती है आपकी। लेकिन इसका मतलब यही नहीं कि मजबूत है तो मार के तोड़ दे। जैसे ये भाई लोग हैं, जब देखेंगे फील्ड में देखो ले लेगा बॉल, अब दे दनादन मार रहा है पीठ पे, उनको लगता है कि सबसे मजबूत यही तो है, तोड़ दो, जो होगा देखा जाएगा। पैसा तो बाबूजी ने लगाएंगे, कौन सा मेरा खर्च हो रहा है? नहीं, खेलो खेलो, खूब खेलो। देखिए, तो यहाँ पे हमने 2 कहानी देखी। एक है हमारा तंत्रिका तंत्र, और उनके बीच में हमने क्या देखा कि एक रोल करता है पेशी ऊतक, मस्कुलर टिश्यू। तो आखिर इनके बीच में समन्वय क्या है, रिलेशंस क्या है, और अगर रिलेशंस जो है वो कैसे काम करता है। तो यहाँ पे देखिए, ये तंत्रिका तंत्र या ऊतक किसके बात होती है? ज्ञानेंद्रिय का, है ना। और यहाँ पे है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, इसके बीच में देखिए क्या लिखा गया? संवेदी तंत्रिका। वही सेंसिटिविटी, जो सिग्नल्स हम लोग जितने भी संवेदन तंत्र की बात कर रहे हैं ना, ज्ञानेंद्रिया क्या करती है? सारे संवेद को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाती है, जिसका एक लाइन लिखा गया है, सूचना प्राप्त व संसाधित करना, निर्णय करना, अनुक्रिया उत्पन्न करना। ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, यही तो काम था ना। जो भी वर्क हम करते हैं उनसे सिग्नल को रिसीव करना, उनको कंट्रोल करना, समझना कि क्या कार्य हो रहा है,
डिसाइड करना और फिर उसको आगे ट्रांसमिट कर देना, ठीक है। और उनको रिसीव करने का काम कौन करता है? प्रेरक तंत्रिका। और वो सिग्नल किसको पहुंचाती है? पेशी ऊतकों को, मस्कल्स की। शुरू से हम लोग यही चर्चा कर रहे हैं। हमारा ब्रेन क्या करता है? लिया, कंट्रोल, जो भी काम कर रहा हो किया, और उसके बाद वो इंस्ट्रक्शन किसके देगा? आप हाथ को। लेकिन अगर सोचो, अगर आपके बोन के ऊपर ये मसल्स नहीं होता तो क्या हमारा हाथ मूव कर पाता? नहीं कर पाता, क्योंकि मसल्स का मेन काम मस्कुलर टिश्यू ही है जो आपको मूवमेंट कराती है। अगर वो नहीं होता ना तो आपकी कोई भी हड्डी कोई कार्य नहीं कर पाता, तो बिल्कुल सीधा रह जाता। आप देखते हैं जब इंसान मर जाता है 2 या 4 घंटे के बाद उसकी बॉडी इतनी टाइट हो जाती है कि उसको आप मोड़ नहीं पाएंगे। अगर उसका हाथ ऐसे है ना, अब उसको मोड़ोगे टूट जाएगा, वो हिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो सेल्स होते हैं ना हमारे बॉडी के, मसल्स के, वो काम नहीं करते हैं, डेड हो गए। और जैसे ही सेल्स डेड हो गए आपकी हड्डी एकदम टाइट हो जाएगी, वो हिलेगी भी नहीं। तो ये जो मसल्स है, मस्कुलर टिश्यू, जो ये मूवमेंट का काम कराती है, उसको क्या बोलते हैं? पेशी ऊतक। यानी कि इस केंद्रीय तंत्रिका के साथ कनेक्टिविटी कौन किया? समन्वय कौन लिया? पेशी ऊतक। और फिर ये पेशी तंत्र क्या होते हैं? पेशी संकुचन। ऑब्वियसली मैंने अभी एग्जांपल क्या दिया था? संकुचन का। अगर आप अपने हाथ को थोड़ा सा मूव करिए, सब लोग करके देखिए, एक बार हाथ को मूव करिए यहाँ पे, आप ठीक से फील करिएगा। जब आप मूव करते हो तो ये वाला हिस्सा सिकुड़ जाता होगा, और सिकुड़ने के साथ थोड़ा सा उसका साइज बड़ा होता है क्या? जब आप फैलते हैं फिर छोटा हो जाता है क्या? लोग देखते हो ना, जब बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता करता है, देखो मेरा मसल्स देखो, तो जब मसल्स देखते हैं तो क्या करते हैं? थोड़ा सा ऐसा उठ जाता है ना, तो ये एक जगह जमा होता है ना, उसमें क्या हुआ? संकुचन, सिकुड़ना। जब आप रिलैक्स करते हैं पूरा फैल के फिर फ्लैट हो जाता है, होता है ना। इसका मतलब ये जो मसल्स हैं ये फ्लेक्सिबल है नहीं, मस्कुलर टिश्यूज है वो क्या करती है? संकुचन का काम करती है। और बिना संकुचन के पॉसिबल नहीं है मूवमेंट कराना। अगर हम पैर को ही मोड़ते हैं, अगर ये देखो ये वाला हिस्सा जोड़ा जमा हो जाता है, अगर ये संकुचन ना होता हो ना तो वो टाइट हो जाएगा, वो मुड़ेगा ही नहीं। बात समझ में आ रहा है? तो क्या हुआ? ज्ञानेंद्रियों ने अपना संवेद जो है आपके सिग्नल्स हो उसको पहुंचाया कहाँ? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के पास। यहाँ पे जो भी टाइप के प्रकार हो, कार्य हो, उन सबको हम लोग ले लेते हैं। वो सिग्नल प्रेरक तंत्रिका की सहायता से कहाँ गया? पेशी ऊतक के पास। और फिर पेशी ऊतक संकुचन करके उस कार्य को संपादित करती है, उस अनुक्रिया को निष्पादन करती है उसका। क्या स्टेप क्लियर है क्या? 3 स्टेप्स में सारा काम खत्म हो जाता है। इसीलिए कहा गया है तंत्रिका तंत्र व पेशी ऊतक के बीच में समन्वय। तंत्रिका तंत्र ने क्या किया? पेशी ऊतक से कोऑर्डिनेट किया, समन्वय स्थापित किया और उस कार्य को संपादित किया। ठीक है। तो यहां पे किस संकेत की बात आ रही थी? विद्युत संकेत की बात, ठीक है, इलेक्ट्रिक सिग्नल की बात। हम लोग अभी शुरू से क्या बात कर रहे थे कि हमारे शरीर में विद्युत सिग्नल जनरेट होता है तंत्रिका तंत्र के अंदर। तो यहाँ पे टॉपिक क्या है? विद्युत संकेत या तंत्रिका तंत्र की सीमाएं, लिमिटेशंस क्या होती है? क्या ये इलेक्ट्रिक सिग्नल सारी चीज को परफॉर्म करने में एबल है या उसकी कुछ लिमिटेशंस भी होती होगी? बिल्कुल होती है। क्या लिखा है? विद्युत संवेग केवल उन कोशिकाओं तक पहुंच सकता है जो तंत्रिका तंत्र से जुड़ा है। अब आसान भाषा में समझ लो, क्या आप इस लड़ौली के रोड से पटना पहुंच जाओगे? पटना जाने के लिए अलग अलग रोड से कनेक्टिविटी होती है ना, यानी कि जो रास्ता जहां से निकला है और जहां खत्म हुआ है हम उसी रास्ते तक ट्रेवल कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है कि अगर विद्युत संवेग जहां से निकला और जहां पहुंचना है उनके बीच में क्या होना चाहिए? एक रास्ता का जुड़ाव। अगर वहां पे पीएनएस सिस्टम नहीं जुड़ा हुआ है, क्या वर्क होगा? नहीं पहुंच पाएगा। सिंपल सी बात है। तो ये एक लिमिटेशन हो गया कि नहीं हो गया कि जितने भी तंत्रिका तंत्र से जुड़े हुए होंगे वहां तक सिग्नल पहुंचेगा, जहां नहीं जुड़ा हुआ होगा नहीं पहुंचा होगा। जैसे मैं आपको कहूं कि आप सोच के अपने किडनी को कंट्रोल करो, कर पाओगे? संभव है क्या? करके देखना कभी मन करे तो। नहीं कि चलो आज एक काम करो 50 बार धर को, मन किया, ऐसा होता है क्या? नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं वो रास्ता ही नहीं है पहुंचने का उस अंग तक। हम सोच तो रहे हैं लेकिन सोचा हुआ बात दिमागे में रह गया, उस तंत्र से रास्ता ही नहीं पहुंचा हुआ है, तो हम पहुंचाए कैसे उस बात को? है कि नहीं? एक बार विद्युत आवेग उत्पन्न करने के बाद कोशिका नया आवेग उत्पन्न करने से पहले अपनी कार्यविधि सुचारू करने के लिए समय लेती है। अतः कोशिका लगातार आवेग उत्पन्न नहीं कर सकती। बहुत इंपॉर्टेंट है। हम किसी भी कार्य को अगर करते हैं, ठीक है,
वहाँ पे जो जनरेशन का काम हुआ और फिर से दोबारा जनरेट करने के लिए हमें कुछ समय लगता है, क्योंकि फिर से एक नया विद्युत सिग्नल जनरेट करना होता है। कभी कभी शिक्षक आप लोगों पे गुस्सा हो जाते हैं, किस बात पे? जब आप बीच में टोक देते हो या कुछ ऐसा कार्य करते हो कि शिक्षक का फ्लो टूट जाता है। मैं ही आपको भी पढ़ा रहा हूँ तो मेरे अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही होंगी, ये टॉपिक सारा मेरे अंदर कहीं ना कहीं घूम रहा है कि मुझे क्या बताना है। अगर बीच में कुछ आप ऐसा काम कर रहे हो कि मेरा फ्लो टूट गया, मैं भूल जाऊंगा उन चीज़ों को कि मैं क्या पढ़ाना चाह रहा था। अब हो सकता है जो मैं बताऊंगा उसमें कई सारी चीज़ें छूट जाएंगी, स्किप हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि मेरा जो विद्युत सिग्नल था वो टूट गया, अब उसको वापस जनरेट करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है ना? जैसे आप लोग बाइक चलाते हो, बंद हो गया तो वापस जनरेट करने के लिए इंजन वापस चालू होता है ना, सेम एज हमारा भी है। तो ये भी एक लिमिटेशंस का पार्ट है, इसमें पॉज नहीं है। आसान भाषा में मैं कहूँ तो जैसा भी मोबाइल में रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं चाहूँ तो उसको पॉज कर दूंगा, वो वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन हमारे ज़िंदगी में पॉज नहीं होता। हम एक बार जो करते हैं या तो परमानेंटली ख़त्म हो जाएगा या वापस रीस्टार्ट होगा। यहाँ पर रीस्टार्ट के बटन से, पॉज का कोई बटन भगवान ने दिया नहीं है, देना चाहिए था बट है नहीं। पौधों में कोई तंत्रिका तंत्र नहीं होता है, इसीलिए पौधे कार्य तो करते हैं सजीव की तरह, लेकिन सोच समझ नहीं पाते उनमें। देखिए हम बात कर रहे थे पौधे की, तो क्या होता है बेटा, पौधे में कोई तंत्रिका तंत्र नहीं होता है। जब तंत्रिका तंत्र ही नहीं होगी तो क्या उस टाइप का कोई कार्य होता होगा? क्या नहीं होता होगा, है ना? तो पौधे भले ही सजीव होते हैं लेकिन हमारी तरह ब्रेन के हिसाब से जो वर्क होता है वो नहीं करते हैं। हाँ, बस ये है कि उनके सजीव की जो क्रियाएं होती हैं, चाहे वो जैसे रक्त का संचालन होता है उसी तरह से उनमें जिंदा रहने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो उनके अंदर वो क्रिया होती है। अदरवाइज दिमाग वाला कोई कार्य नहीं होता। कारण क्या है कि इनके तंत्रिका तंत्र नहीं होता। अब ये भी सवाल आपसे पूछा सकता है कि पौधे सजीव है लेकिन उनके अंदर नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य क्यों नहीं होता? तो क्यों नहीं होता? ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ व्हाट? तंत्रिका, नर्वस सिस्टम। तंत्रिका तंत्र मतलब नर्वस सिस्टम की बात हो रही है, नहीं होता। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने एक लाइन देखा था रासायनिक कि जब विद्युत संचरण होता है, विद्युत क्रिया रासायनिक क्रिया में बदल जाती है। वही चीज़ है कि रासायनिक संचरण क्या होता है? तो क्या लिखा है? विद्युत संचरण की सीमाओं को दूर करने के लिए। ये जो हमने लिमिटेशंस पढ़ा था विद्युत सिग्नल का कि क्या क्या चीज़ें नहीं कर पाती, उसको दूर करने के लिए कुछ रासायनिक संरक्षण का भी उपयोग होता है हमारे शरीर में। जैसे पौधे के अंदर समन्वय कैसे होता है? देखिए, विद्युत ब्रेन वाला काम तो नहीं हुआ लेकिन जो बाकी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है ब्रेन के अंदर, जैसे मान लीजिए डालियाँ निकलती है, पत्ती निकलता है, उनके बीच में ट्रांसफ़र होता है, एक निश्चित एज में ग्रोथ होता है, वो सारी चीज़ें तो भी होती है ना ब्रेन उसके अंदर। तो आखिर होता कैसे है? तो उनके अंदर जैसे गति की बात मैं भी कर रहा था, है ना? तो गति में क्या है? पहला, वृद्धि का गति पर निर्भर न होना, ठीक है? और वृद्धि पर निर्भर गति, यानी कि वृद्धि दो प्रकार की आपको दिख रहा है। एक वृद्धि जिसपे गति का कोई रोल नहीं है और एक वृद्धि जिसमें गति पे निर्भरता है, ठीक है? दोनों टाइप के प्लांट्स होते हैं। पहला देखिए क्या है, उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया, तात्कालिक कार्य की बात की जा रही है जिसमें वृद्धि पर निर्भर ना होना, इसका वृद्धि से कोई रिलेशन नहीं होता। हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे अभी। पौधे विद्युत रासायनिक साधन का उपयोग कर सूचनाओं को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक पहुंचाती है। इसके अलावा कोशिका अपने अंदर उपस्थित पानी की मात्रा को परिवर्तित कर गति उत्पन्न करती है जिससे कोशिका फूल या सिकुड़ जाती है। देखिए यहाँ दो क्रिया की बात की जा रही है। एक बात की जा रही है ऑस्मोसिस की। ऑस्मोसिस किसके अंदर होता है? ऑस्मोसिस मतलब पानी, जल जो होता है उसका जो इवेपोरेशन हुआ, वाष्पीकरण हुआ, बाहर निकलना और सिकुड़ना, ये काम कौन कर रहा था पौधे के अंदर? स्टोमेटा। स्टोमेटा का ही काम है ना। जल हो चाहे एयर हो, वहाँ पे उसको रिलीज करना और ऑब्जॉर्ब करना, उसका काम कौन कर रहा था? स्टोमेटा। उसी के अंदर ऑस्मोसिस होता है ना। तो जब हम लोगों ने पौधों के बारे में पढ़ा था तो हमने देखा था ना कि जो नीचे से जल का जो प्रवाह होता है ऊपर की ओर, जो गति होता है वो क्यों हो रहा था? क्योंकि वाटर का जब इवेपोरेशन होता है ना, और उसके कारण क्या होता है, एक जो गैप उत्पन्न हुआ हाई प्रेशर और लो प्रेशर का, जिसके कारण नीचे से पानी ऊपर की ओर गति में आती है, आ पाती है ना। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि उपस्थित पानी की मात्रा की चेंज हुई, फिर वहाँ पे उसके कारण गति उत्पन्न हुआ, वो ऑटो जनरेट होता है।
विद्युत रासायनिक साधन का प्रयोग कर, जैसे अभी हमने प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया ही पढ़ी, या इसके अलावा हर वो प्रक्रिया जिसके अंदर वहाँ पे भोजन को पहुँचाना, उसको तोड़ने का काम होता है, वो एक रासायनिक प्रक्रिया है जो पौधे में होती है। ठीक है, तो वो चीज़ करना, और इसमें क्या वृद्धि ग्रोथ से कोई रिलेशन है क्या इसका? ये चीज़ है कि रासायनिक प्रक्रिया होगी, भोजन मिलेगा, उसको ऑब्जॉर्व करेगा, फिर ग्रोथ। नेक्स्ट क्या है बेटा, दूसरा क्या है फैक्टर, वृद्धि के कारण गति। यहाँ पे क्या है, ये दिशिक या अनुप्रवर्तन गतियाँ उद्दीपन के कारण होती है। देखिए वृद्धि जो पौधों में होती है, ठीक है, तो आपको पता है कि वृद्धि एक यूनिडायरेक्शनल होता है। कभी ऐसा हुआ है कि जो पौधे ऊपर की ओर बढ़ते हैं वो नीचे की ओर भी बढ़ते हैं ना? जड़ का संचरण नहीं होता है क्या? क्या जड़ें नहीं फैलती हैं क्या नीचे अंदर? तो क्या है वो यूनिडायरेक्शनल होती है क्या? यूनिडायरेक्शनल क्यों कहा जाता है मैं बताता हूँ। यहाँ बिल्कुल जड़ फैलती है, लेकिन जनरली जो हम बात करते हैं ज़मीन के बाहर का वो हिस्सा जहाँ पर वृद्धि करता है प्लांट्स, तो हर पौधे अलग अलग प्रकार से होते हैं। आपने देखा होगा कोई पौधा है जो बिल्कुल सीधा, बिल्कुल स्ट्रेट बहुत लंबा चला जाता है, नहीं, कुछ पैदा ज़मीन पे होता है वहीं पे फैल जाता है। क्रीपर्स जो अलग अलग है, जैसे आपने पढ़ा है ना बचपन में, हर्ब्स, क्रीपर्स, प्लांट्स, अलग अलग पौधे होते हैं, कुछ झाड़ियाँ जिसको बोलते हो, है ना, कुछ बड़े बड़े पेड़ जो ऊपर जाते हैं सीधा, फिर उसके बाद जाके फैलते हैं, और कुछ तो फैलते ही नहीं, बिल्कुल सीधे चले जाते हैं। तो सब में अलग अलग प्रकार की वृद्धि हो रही है ना, आखिर कारण भी तो कुछ होता होगा कि सब अलग अलग टाइप से वृद्धि क्यों करती है। कुछ ऐसे प्लांट्स का आपने एग्जाम्पल पढ़ा है जो सूर्य की रोशनी के हिसाब से अपनी दिशा को परिवर्तित कर लेते हैं, तो क्या उनके अंदर कुछ तो स्पेशल पार्ट्स होता होगा जो वो सूर्य की रोशनी से सेंसिटिविटी होता होगा और उसके अकॉर्डिंग डायरेक्शंस में वो मूव करता होगा, नहीं? तो देखिए इसीलिए कहा है कि आखिर कौन से ऐसे ऐसे कारण होते हैं जिन पे पौधों की गति प्रभावित होती है, वृद्धि प्रभावित होती है। तो पहला फैक्टर क्या है, प्रतान। प्रतान क्या है? प्रतान का वह भाग जो वस्तु से दूर होता है, वस्तु के पास वाले भाग की तुलना में तेजी से गति करता है, जिससे प्रतान वस्तु के चारों तरफ लिपट जाती है। ठीक है, इसके अलावा क्या है, प्रकाशानुवर्तन, प्रकाश की तरफ गति, जिसकी बात मैं भी कर रहा था। गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी की तरफ या दूर गति। चौथा रासायनिक परिवर्तन, पराग नली की अंडाशय की तरफ गति। और पांचवा क्या है, जलानुवर्तन, पानी की तरफ जड़ों की गति। पहला क्या है, देखो, वह भाग जो वस्तु से दूर होता है और वस्तु के पास वाले भाग की तुलना में तेजी से गति करता है। जब आप किसी भी चीज़ का डिस्टेंस, देखिए हर जो ही नहीं है कि पौधे की चर्चा की जा रही है तो पौधे का एग्जाम्पल्स रखिए। कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, आपको याद है केपलर्स का द्वितीय गति नियम। थोड़ा सा मैं भौतिक में इसलिए लेकर आता हूँ कि वहाँ पर गति की चर्चा होती है तो वहाँ भौतिक की चर्चा होती है, ठीक है। तो वहाँ पे आपने जब देखा होगा केपलर्स के द्वितीय गति नियम में क्या बताया था आपको, कि जब ये सूर्य होता है ना, जब सूर्य से जब ग्रह, जो सैटेलाइट्स होते हैं, जब मूव करते हैं, जब ये नज़दीक आते हैं तो इनके बीच की दूरी बढ़ जाती है ना, लेकिन जब दूर होते हैं तो ये दूरी कम होती है, उनके बीच का दूरी डिस्टेंस कम होता है ना, ये लंबा होता है बीच का सेंटर, लेकिन वो उनकी गति हमेशा नियत होती है ना। यही था द्वितीय गति नियम ना। तो देखिए जो दूर है और जो नज़दीक है, यही फैक्टर यहाँ पे काम कर रहा है ना। यहाँ पे क्या लिखा गया, जब वस्तु के पास वाले की तुलना में तेजी से गति करता है। सिंपल सी बात है कि जो चीज़ें पास होंगी ना और जब दूर होगा तो वहाँ पे स्पीड का फैक्टर बदल जाता है और उसकी तुलना में तेज़ी से ग्रोथ करता है। जैसे बांस का पेड़ आपने देखा होगा कि जब उसको वो इस टाइप का कुछ होता है ना। देखिएगा, जब बांस के पेड़ का उदाहरण अक्सर बच्चों को देते हैं, जो गुरु लोग होते हैं, कुछ ऐसे गुरु होते हैं जो रटे रटाए उदाहरण देते रहेंगे, उसमें एक बांस का एग्जाम्पल बढ़ा देते हैं कि बेटा जब बांस का पौधा लगाओगे तो 3 साल तक दिखाई नहीं देगा, आपको सही में नहीं दिखाई देगा। अब उसका ग्रोथ रेट बिल्कुल 2 से 3 साल तक तो ज़मीन के अंदर ही होता है, लेकिन एक बार जब बाहर निकलेगा ना तो उसकी गति इतनी तेज़ होती है कि देखते हो उसकी हाइट कहाँ तक चली जाती है और कितनी तेज़ी से बढ़ता है वो। तो स्टार्टअप में उसका ग्रोथ रेट बहुत स्लो होता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकला इतनी तेज़ी से ग्रोथ करता है, वहाँ यही फैक्टर काम करता है प्रतान का, ठीक है। उसमें बांस का एग्जाम्पल भी आप लोग दे सकते हो। दूसरा क्या देखो, प्रकाशानुवर्तन, प्रकाश की तरफ गति। अभी मैंने सूर्यमुखी सनफ्लावर का एग्जाम्पल दिया था कि जैसे ही इसमें
एक कुछ पार्ट्स होते हैं जो क्या करते हैं, सनलाइट को ऑब्जॉर्व करते हैं, और जैसे जैसे सनलाइट का मूवमेंट होगा सन का, वैसे वैसे वो भी घूमेंगे, प्रकाश की तरफ गति करेंगे। इसके क्या है, गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तरफ या दूर गति। अब जमीन के पृथ्वी की तरफ अगर दूर बात करेगा तो हमेशा वैसे पौधों की बात करेगा जो ज़मीन के अंदर होते हैं, ठीक है, जैसे आलू हो या आपका स्वीट पोटैटो, क्या बोलते हैं उसको, कौन, हाँ जैसे अपनी भाषा में जो भी बोलते हो आप लोग, ऐसे पौधे, अदरक उदरक का पौधा है जो ज़मीन के अंदर होता है, कंदमूल जितने भी होते हैं ज़मीन के अंदर जो होते हैं, उनकी जो गति होती है वो ज़मीन की तरफ संचित होती है ना, तो वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण का फैक्टर है। देखिए दो चीज़ें हैं, गुरुत्वाकर्षण हमेशा काम करता है कहाँ, ज़मीन के, जब ऊपर की बात आएगी तो गुरुत्वाकर्षण का मतलब ज़मीन की बात हो रही है, जब ज़मीन के ऊपर चला जाएगा तो वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण का रोल क्या है, टूटेगा तो नीचे ऑब्जर्व करना, वो सब फिजिक्स का सिद्धांत है, लेकिन वहाँ पे तो गति के मतलब नहीं है ना, वहाँ पर ग्रोथ रेट क्या है, ज़मीन के अंदर वाले पौधे की बात। इसके बाद है रसायनवर्तन, परागनली के अंडाशय की तरफ गति। जब आपने पौधों के बारे में पढ़ा है आपको पता है कि जो हिस्सा होता है परागनली का, ठीक है, और यहाँ पे जब चीज़ें निकलती है तो यहाँ पे क्या होती है, उसको ऑब्जॉर्व करके अंदर खींच के अंडाशय तक पहुँचाने का जो प्रोसेस होता है परागनली के थ्रू ही होता है ना। फूल की संरचना, जब आपने शायद आपके बुक्स में है भी 10th में, जब पढ़ोगे तो उसमें क्या है कि जो परागनली के थ्रू क्या होता है, वो जो पुष्प की जो चीज़ें होती है वो यहाँ से कहाँ तक पहुँचती है, अंडाशय में, और फिर वहाँ पे ओवल्यूशंस होके वहाँ पे ग्रोथ होता है और एक भ्रूण का विकास होता है और फिर एक नया पौधा जनरेट होता है। तो वही चीज़ दिया है यहाँ पे। तो वहाँ पे कैसा परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन। वहाँ पे जो प्लाज्मा है, लिक्विड है, वो रासायनिक केमिकल प्रोसेस करके इन चीज़ों को चेंज करती है। इसके बाद क्या दिया आपको, जलानुवर्तन, पानी की तरफ जड़ों की गति। जो जड़ मैंने अभी बात किया था ना कि जड़ अंदर की ओर फैलता है, तो वहाँ पे जो मूवमेंट होता है वो पानी की तरफ होता है। जिधर जिधर पानी का ज़्यादा होगा ना, उधर तरफ जड़ तेज़ी से मूव करता है। तो ये सारे परिवर्तन होते हैं, और ये किसके कारण होते हैं, वृद्धि के कारण। ये वो फैक्टर है जो वृद्धि के कारण गति को प्रभावित करते हैं, ठीक है। और ये रासायनिक परिवर्तन करेगा कौन, देखिए जहाँ पे भी रासायनिक परिवर्तन की बात आएगी ना, वहाँ पे हार्मोन्स की बात आएगी। चाहे वो मानव शरीर की बात हो, जीव जंतु की बात हो, या पादप की बात हो, जहाँ पे भी रासायनिक परिवर्तन हो रहा है वहाँ पे हार्मोन का नाम आ जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे चूंकि वे पादप के अंदर है, पौधों के अंदर है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पादप हार्मोन। ये वो रसायन है जो पौधों की वृद्धि, विकास व अनुक्रिया का समन्वय करते हैं। हमारे बॉडी में भी बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, प्लांट्स में भी बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जो ये सारे केमिकल प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं, ठीक। कुछ पादप हार्मोन्स हैं जिनके बारे में आपकी किताब में चर्चा की गई है। सबसे पहला है आपका, देखिए ऑक्सिन। ऑक्सिन लिखा गया है, ऑक्सिन या ऑक्सिन पढ़ते हैं इसको। ऑक्सिन का काम क्या है, देखो शाखाओं के अग्रभाग पर बना होता है। जो ब्रांच होती है उसके सबसे आगे अग्रभाग पे कौन होता है बेटा, ऑक्सिन। कोशिका की लंबाई में वृद्धि और प्रकाश अनुवर्तन में सहायक। यही ऑक्सिन है जो सनलाइट को ऑब्जर्व करके मूवमेंट करता है। इसके अलावा कोशिका का जो लेंथ है उसकी वृद्धि के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ऑक्सिन। दूसरा क्या आपका, जिब्रेलिन, तने की वृद्धि में सहायक। देखिए पौधे कितने हिस्से होते हैं, पहला ऊपर का हिस्सा, दूसरा तना। तो तने की वृद्धि, जैसे मैंने अभी बांस का एग्जाम्पल दिया था, बांस का एक तने वाला पौधा है, जिसकी जितनी भी वृद्धि होगी किसके ऊपर होगी, जिब्रेलिन के ऊपर डिपेंड करती होगी। साइटोकाइनिन, कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि हमारे शरीर में जो भी वृद्धि होती है, जो भी नया फॉर्मेशन होता है, वो क्यों होता है, सेल डिवीजन के कारण, कोशिका विभाजन के कारण। आपके शरीर में हमेशा नए नए कोशिकाएं विभाजित होकर नए नए कोशिका का निर्माण करती रहती है। ये हर सजीव में होता है, चाहे पादप हो चाहे जीव जंतु हो। तो ये जो कोशिका विभाजन की गति को नियंत्रण करने का काम कौन करता है, साइटोकाइनिन। फल वो बीज में अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसीलिए देखिए होंगे जब फल का विकास होता है तो शुरू में बहुत छोटा होता है, लेकिन बाद में बहुत धीरे धीरे बड़े लेवल पे आ जाता है, ठीक है। गुठलियाँ होती है, उनके अंदर अंदर चीज़ें होती है, तो सब का विकास किसके द्वारा होता है, साइटोकाइनिन के द्वारा। एब्सोसिक एम्ल बोलते हैं या ग्रोथ होते हैं। इसका रोल क्या है, वृद्धि संदमन, पत्तियों का मुरझाना, तनाव हार्मोन। देखिए ऑब्वियसली इसके लिए अलग से क्वेश्चंस है। एक प्लांट की चर्चा भी होगी नीचे, पौधों की, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गाँव में बोलते हैं ना, छुई मुई, है ना, टच मी नॉट प्लांट। उसका नाम होता है टच मी नॉट प्लांट, ठीक है। उसका इंग्लिश में उसको बोलते हैं टच मी नॉट, मुझे ना छुओ, और गांव की भाषा में उसको बोलते हैं छुई मुई, है ना। बड़ा मज़ा आता था ना बचपन में, आज भी आप लोगों को मज़ा आता होगा। जब छूते होंगे तो मुरझा जाता होगा और थोड़ी देर बाद फिर से साया हो जाता है।
नहीं, गांव में ना अजीब अजीब कहावतें बोलते हैं। ओए बात नहीं करिए। गांव में लोग कहते थे, मैं जब छोटा था तो एक दादी की कैटेगरी के लोग थे, मैंने उनसे पूछा कि दादी ऐसा क्या होता है इस पौधे में। उस समय थोड़ी साइंस की भाषा जानते थे, तो मुझे समझाई कि देखो ये जो प्लांट है वो होता है क्या बोलते हैं उसको, भैंसुर, समझते हो भैंसुर? जो जैसे मान लो मेरी जो वाइफ है, अगर मेरा कोई बड़ा भाई होता तो मेरी वाइफ का वो क्या होता है, उसको भैंसुर हो जाता। बड़ा भाई समझ लो, भैंसुर बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? भासुर नहीं होता है, भैंसुर जो भी है तो बोलेगा। भासुर हो, भैंसुर हो, बड़ा भाई समझ लो, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? ओए वो जो भैंसुर, तो ओए तो लोग बोलते थे ना कि वो जो लेडीज है ना, तो तुम्हारे एक तरह से वो क्या है, भैंसुर है। वो जैसे तुम टच करोगे तो वो शर्मा जाती है, इसीलिए मुरझा जाती है। तो हम लोग और छूते थे जाके, लो और छू और मुरझाओ, ठीक है। जब थोड़े से बड़े हुए, साइंस की भाषा सीखे, तो वहाँ पता चल गया अरे यार यहाँ तो हार्मोन्स का रोल होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें क्यों हो रही होगी, सोचिए। अब ये पौधा समझना इसलिए ज़रूरी है कि बचपन से ये काम हम लोग खेलते आए हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि आखिर हुआ क्यों, आखिर ऐसा क्या है उस प्लांट के अंदर। और अगर आप ध्यान से देखते होंगे तो सोचिए, अगर एक पौधे से कई सारी पत्तियां निकली हुई है, तो आप देखते होंगे, आप जिस पत्ती को छूते होंगे उसी में ये काम होता होगा, बाकी में नहीं होता है। ऐसा नहीं कि आप इसको छुएंगे तो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। हो जाता है क्या? नहीं होता होगा। आप ठीक से देखिएगा, आप जिसको छुएंगे ना उसी के अंदर ही होगा, दूसरे में नहीं होगा। इसका मतलब आसान भाषा में अगर मैं कहूँ तो ऐसा कुछ होता होगा कि जब हमारा शरीर इसको टच करता होगा तो वो, जिससे हमारी ज्ञानेंद्रियाँ होती है ना, उसके अंदर कुछ होता होगा जो स्पर्श को महसूस करती होगी, और वहाँ पे हमारे बॉडी से कुछ ना कुछ ऐसा सिग्नल निकलता होगा जो उसको हार्मोन ऑब्जर्व करके कुछ रिलीज करता होगा। देखिए, एक चीज़ अपने दिमाग में बैठा लीजिए, अगर कोई भी चीज़ सिकुड़ेगा तो उसका कारण एक ही है कि उसमें से कुछ ना कुछ बाहर निकलेगा। जैसे हम अपना जो गाल है इसको फुलाते हैं ना, इसको जब पचकाए ये चिपक गया ना, क्यों चिपका? एयर निकलने के कारण। जब इसको हम फुलाते हैं तो क्या होता है कि अपने दिमाग के ट्रांसमीटर में एक चीज़ सेट करिए कि कोई भी चीज़ अगर चिपक रहा है, अंदर की ओर धंस रहा है, उसका एक ही कारण हो सकता है जब हम बाहर कुछ निकालें, रिलीज करें। जैसे एयर यहाँ पे निकाले तो इसका साइज पतला हो गया, फुटबॉल ही है। जब फुटबॉल से हवा बाहर निकलती है वो छोटा हो जाता है ना, लेकिन जब उसमें हवा फील करते हो तो साइज बड़ा हो जाता है ना। तो देखिए पत्ती में क्या हुआ, सिकुड़ा, साइज छोटा हो गया ना, संकुचन हुआ ना। तो संकुचन तभी पॉसिबल है जब उसके अंदर से कुछ बाहर निकल रहा होगा, है ना। और ऐसा होता होगा कि कुछ देर बाद वो ऑटो फिर से ले लेता होगा, इसलिए वापस रीसेप हो जाता होगा। और कुछ हो सकता है क्या? हाँ, आपको भले दिखाई ना दे रहा हो, लेकिन होता ऐसा ही है। उस केमिकल प्रोसेस के दौरान कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं या कुछ वाटर के कुछ ऐसे अमाउंट्स हैं जो वो लीव्स क्या करती है, बाहर रिलीज करती है, ठीक है। और रिलीजिंग के दौरान क्या हुआ, उसका साइज छोटा हो गया, वापस कुछ देर में वापस वो रीअब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक हो जाती है, फिर छूओगे फिर वही काम होगा, ठीक है। यानी कि हमारे टच करने के कारण जो एक विद्युत सिग्नल अंदर ट्रांसमिट हुआ, उसके कारण से वहाँ पे क्या हुआ, रिलीजिंग का काम, वाटर रिलीज का काम, ऑस्मोसिस ही एक तरह से होता है वहाँ पे, और उसके कारण उसका साइज क्या होता है, सिकुड़ जाता है। वापस कुछ देर में उसको रीअब्जॉर्ब करके वो ठीक हो जाता है, इसीलिए उसका वापस वो अपने रीशेप हो जाता है, ठीक है। किसके अंदर हम बात कर रहे थे, पत्तियों का मुरझाना। अब वो तो टच मी नॉट प्लांट का एग्जाम्पल था, अक्सर जनरली पत्तियाँ भी मुरझा जाती है। आप लोग जो नहीं पढ़े लेकिन उनको भी पता है, लोग बोलते हैं ना कि देखिए ये लोग पानी नहीं दिया था इसलिए पत्ती मुरझा गया, बोलते हैं ना कि इसका मतलब तुम लोग सही से पानी नहीं दिए पौधे में, देखिए देखभाल नहीं किया, देखो ये मुरझा गया। तो पानी नहीं देने के कारण क्यों मुरझा गया? अभी मैंने वही समझाया है ना कि पानी नहीं दोगे तो आखिर वो पानी को ऑब्जॉर्ब करके वहाँ पर ट्रांसफ़र कैसे करेगा? पानी निकल तो गया लेकिन उसको वापस मिला नहीं, तो क्या उसका साइज ठीक होगा? नहीं होगा। और देखिएगा मुरझाए हुए पत्ते पे भी जब पानी डालेंगे तो 1-2 घंटे बाद वो वापस हरा भरा हो जाता है, जैसे ही उसको मिलेगा वापस रीसेप हो जाएगा, ठीक है। तो ये काम कौन करता है बेटा? एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक अम्ल, तनाव हार्मोन।
हमारे बॉडी के अंदर भी कुछ एब्सिसिक अम्ल होते हैं। तनाव मतलब टेंशन नहीं, तनाव मतलब खिंचाव। बहुत सारी बार ऐसी होती है हमारे मसल्स में खिंचाव हो जाता है, सेल्स में खिंचाव आ जाता है ना। कभी कभी आपने देखा है कि आपका कोई पार्ट अकड़ गया हो, जैसे आपका हाथ ही कभी कभी ना पूरा ऐसा हो जाता है कि लोग बोलते हैं ना, बैठे बैठे आप बैठोगे ना, कभी कभी देखते हो पूरा लगेगा झनझना गया, काम ही नहीं कर रहा है। आपका हाथ ठंड में अक्सर हो जाता है, जिनको थोड़ी भी दिक्कत होगी हाथ अकड़ जाएगा, पैर अकड़ जाएगा, सीधा ही नहीं होता रहेगा, ड्यू टू एक्सेसिव ऑफ एब्सिसिक एसिड्स। ये जब अधिक मात्रा में रिलीज होता है हमारी बॉडी में ना, तो ऐसी घटनाएं होती है। ये भी ज़्यादा होना सही नहीं है। ये हमारे अंदर तनाव हार्मोन भी कहा जाता है, उनको कंट्रोल करना, उनकी मात्रा को रेगुलेट करना का काम भी ये ज़रूरी है। एक्सेस नहीं चाहिए हमें, एक एप्रोप्रिएट अमाउंट में चाहिए, ठीक। जंतुओं के हार्मोन की, हम अपने हार्मोन की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। हार्मोन क्या है? ये वो रसायन है जो जंतुओं को क्रियाएं, विकास एवं वृद्धि का समन्वय करते हैं। बिल्कुल, ऑर्गन्स तो हमने पढ़ लिया, लेकिन हमारे अंदर जितने भी विद्युत सिग्नल को रासायनिक में बदलने का काम करता है वो करेगा हार्मोन, ठीक है। और इसीलिए ग्रंथि का नाम वहाँ पे लिखा था अंतःस्रावी ग्रंथि, जिसकी चर्चा हमने अभी तक नहीं की। अब उसकी चर्चा शुरू हो रही है कि हमारे अंदर दूसरी ग्रंथि थी अंतःस्रावी ग्रंथि, यही है रासायनिक परिवर्तन का कारण। ये वो ग्रंथि है जो अपने उत्पाद रक्त में स्रावित करती है, जो हार्मोन कहलाती है। देखिए, जो डायरेक्ट ब्लड के अंदर सर्कुलेट हो जाए वो होते हैं हार्मोन्स का रोल, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ डायरेक्ट ब्लड के अंदर। इसका मतलब कुछ ऐसा भी काम होता होगा जो डायरेक्ट ब्लड में नहीं होता होगा। नहीं, अगर ये कह रहा है कि जो सीधे रक्त में स्रावित करती है, तो कुछ ऐसे भी तो प्रोडक्ट होते होंगे ना जो सीधे रक्त में प्रवाहित नहीं होते होंगे, उसकी चर्चा हम करेंगे बाद में। लेकिन अभी वो चर्चा कर रहे हैं जो सीधे रक्त में प्रवाहित हो जाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हार्मोन कहते हैं। और हार्मोन ही सारी रासायनिक क्रियाओं को क्रियान्वित करती है हमारे शरीर में। जो भी रासायनिक परिवर्तन होंगे, रसायन उत्पन्न होने के बाद ये सारा काम कौन करेगा? अंतःस्रावी ग्रंथि और हार्मोन की सहायता से। बहुत, ये देखिए, ये फिर से आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे आइदर द ऑब्जेक्टिव आइदर द सब्जेक्टिव 100% आएगा ही आएगा, आता ही कोई ना कोई हार्मोन एक नंबर में पूछ ही लिया जाता है। ये कहाँ से निकलता है, इसका रोल क्या है, इसका काम बताइए। ये एक नंबर में तो हमेशा पूछ लेगा आपका। आपके यहाँ 50 MCQs हैं, तो इसकी पॉसिबिलिटी जैसे ही बढ़ जाती है, ठीक है। देखिए, पहला नाम क्या बेटा? थायरॉक्सिन। प्रोनाउंसिएशन भी थोड़ा करते रहिएगा। थायरॉक्सिन बोलते हैं। ये अवटु ग्रंथि के अंदर एक नाम है, इसको याद रखिएगा। अवटु ग्रंथि से रिलीज होती है और ये होता है कहाँ? गर्दन के अंदर, छोटा सा होता है गर्दन में। इसका कार्य क्या है? देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये और ये दोनों सवाल में पूछ सकते हैं। कहाँ होता है? गर्दन में। कार्य क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या वसा का उपापचय। वो जो हम लोग पाचन के अंदर सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, कार्बोहाइड्रेट कैसे टूटता है, वसा कैसे टूटता है, उसका जो उपापचय का जो प्रोसेस है वो कौन करता है? आपका अवटु ग्रंथि, जो कहाँ होता है? गर्दन के अंदर, ठीक है। शॉर्ट्स में करते चलते हैं। दूसरा क्या है? वृद्धि हार्मोन। नाम ही है इसका, ग्रोथ हार्मोन, जो हमारे शरीर की वृद्धि को कंट्रोल करता होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है पीयूष ग्रंथि हमारे शरीर में। एक सवाल आता है, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं? मास्टर ग्लैंड क्यों कहा जाता है ना? अब देखो, नाम ही है मास्टर ग्लैंड। अच्छा, इसको याद रखने के लिए एक उदाहरण याद रखो, मास्टर की का। मास्टर चाबी समझ जानते हो क्या होता है? मास्टर की किसको बोलते हैं? ताला एक, ताले अनेक और चाबी एक, इसको कहा जाता है मास्टर की। जैसे आप लोग होटल में जाओगे ना, तो वो लोग एक मास्टर की रखता है। आपको एक चाबी तो दे देगा अपने रूम का, लेकिन दे हैव अ डिफरेंट मास्टर की। किसी भी कंडीशंस में जब आप गेट नहीं खोलते हो या गेट का चाबी गुम हो गया, तो अपने मास्टर की से वो ताला खोल देगा वो, ठीक है। यानी कि एक चाबी जो कई सारे ताले को कंट्रोल करती है, इसीलिए तो हमारा नाम मास्टर है। इतने सारे ताले एक चाबी से खुल रहे नहीं, सोचो, इसलिए नाम दिया है मास्टर। जो कहता नहीं मस्टरवा, तो मस्टरवा का मतलब तलवा नहीं है ना तो मास्टर भी इसीलिए कहा जाता है कि इतनी सारी चाबी तालाओं को कंट्रोल करने के लिए एक की दिया गया है, एक चाबी। ये बस मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में याद रहे ऐसे उदाहरण से। हाँ, तो आंसर क्या होगा मास्टर ग्रंथि का? देखिए, मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को इसलिए कहा जाता है
कि पीयूष ग्रंथि अपना काम तो करता ही है, क्या क्या काम? वृद्धि और विकास का नियंत्रण, ये तो इसका मेजर वर्क है ही। साथ में जितनी अलग ग्रंथियां हमारे शरीर में होती है उनको भी कोऑर्डिनेट करती है। इसका एक ही लाइन में आंसर याद रखना है आपको। एक अपना कार्य करना, अपना कार्य क्या है? वृद्धि व विकास का नियंत्रण। और दूसरा एक कार्य क्या है? साथ में जितनी भी ग्रंथियां हमारे शरीर में हैं इन सभी के साथ कोऑर्डिनेट करने का काम भी कौन करता है? पीयूष ग्रंथि। कोऑर्डिनेट मतलब समन्वय, यानी कि कहीं ना कहीं अपना काम तो कर ही रहा है, इसके अलावा बाकी ग्रंथियां जो हैं, बाकी जो हार्मोन्स निकल रही हैं उनके साथ भी ये कोऑर्डिनेट करके वर्क करवाती है। इसीलिए इसको कहते हैं मास्टर हार्मोन। इसका आंसर याद रहेगा कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि या मास्टर हार्मोन इसके अंदर क्यों कहा जाता है। और ये होता है हमारे मस्तिष्क में, जहाँ पे कंट्रोल की बात आ रही है वहाँ पे मस्तिष्क की बात आ जाएगी। बहुत छोटा सा होता है मस्तिष्क के अंदर। एड्रेनलिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किडनी के अंदर होता है, ठीक है। किडनी के ठीक ऊपर ये पाया जाता है, अधिवृक्क के अंदर है। काम देखिए, बीपी, हृदय की धड़कन आदि का नियंत्रण आपातकाल में। बीपी और हृदय तो ठीक था, लेकिन इसने जोड़ दिया आपातकाल में। क्यों? ऐसा क्यों? जनरली जो हमारा हार्ट बीट है, सांस की प्रक्रिया ये होती रहती है, ठीक है। लेकिन आपातकाल, इमरजेंसी कंडीशंस को याद रखो, डर की स्थिति, अचानक उपस्थिति, जिसके अंदर एड्रेनलिन हार्मोन कम पाया जाता है, वो बड़े डरपोक होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कुछ ऐसे लोग होते हैं जो तुरंत घर में कोई घटना होगी ना एकदम परेशान हो जाएगा, बेचैन हो जाएगा, डर जाएगा, होता है ना। और कुछ लोग होते हैं बड़े साहसी होते हैं। साहस वर्ड क्यों यूज करते हैं? कि कितना भी तनाव की स्थिति हो जाए वो इंसान लड़ेगा, है ना, वो भागेगा नहीं, वो घबराएगा नहीं। और कुछ लोग आएगा कि कोई घटना सुनो, हार्ट अटैक आके खुद मर गया, नहीं, वो इतना ना घबरा गया कि तुरंत पसीने पसीने आया, खुद का हार्ट अटैक आ गया। इसका रीज़न क्या है? कि उसकी गलती नहीं है, उसके शरीर में एड्रेनलिन की पर्याप्त मात्रा का स्राव नहीं हो रहा था, जिसके कारण से उसका जो डर की स्थिति उत्पन्न हुई, आपातकाल की स्थिति, उस पर वो कंट्रोल नहीं कर पाया। आपातकाल की स्थिति यही ना होती है, कोई अचानक से घटना का घट जाना, कुछ घर में अप्रिय घटना का घट जाना, कोई डर का माहौल क्रिएट हो जाना। जैसे हम लोग सोए रहते हैं, आप लोग को टीचर्स ने छोटे क्लासेस में कई बार पढ़ाया होगा कि बच्चे कभी भी कोई सोए हुए बच्चे के सामने अचानक से जाके चिल्ला के उसको मत जगाइए। कभी कभी कुछ गार्जियन क्या करते हैं, जो ज़्यादा गुस्से वाले होते हैं, कोई बच्चा रोज़ लेट उठ रहा है, लेट जाएंगे इधर मारेंगे क्लास, तक सोया रहता है दिन भर। बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि देखिए हम जब सोए हुए हैं ना तो हमारे सारे हार्मोन्स इनएक्टिव मोड में होते हैं, ठीक है। ये सारे इनएक्टिव वर्क कर रहे हैं, लेकिन इनएक्टिव मोड में है। अचानक से आप चिल्लाए या लात मार दिए तो उसके शरीर में उस समय ये जो एड्रेनलिन काम कर रहा है या नहीं कर रहा है कोई नहीं जानता। अगर ये सही से अपना काम नहीं कर पाया, 9 2 11, समझ रहे हो ना, हमारे शरीर में कुछ भी हो सकता है। डर के मारे हार्ट अटैक आ गया, बीपी बढ़ गया, एनीथिंग, कोई भी घटनाएं हो सकती है। तुम ही लोग हो, कोई फ्रेंड बैठा रहता है बगल में, जाते भाग, एक ही बार कान के बगल में चिल्ला दिए, बेचारा कुछ देर के लिए चित है, ऐसे ही अचेत हो गया। ये स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इसीलिए कोई भी ऐसा कार्य ना करे, ठीक है। और एड्रेनलिन की पर्याप्त मात्रा से क्या होती है, आपातकाल में ये सारी चीज़ें कंट्रोल हो जाती हैं आपके, कोई दिक्कत। एक और इम्पॉर्टेंट, इंसुलिन, जो अग्नाशय के अंदर से रिलीज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उधर के नीचे वाले हिस्से में पाया जाता है। रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करता है, ठीक है। देखिए ये जो इंसुलिन है, ये आगे 2 पार्ट में टूटेगा, शायद इस चैप्टर में नहीं हुआ तो आगे वाले चैप्टर में होगा। इसका एक पड़ोसी भी है जो इसका ठीक उल्टा काम करता है, ग्लाइकोजीन, है ना। खैर अभी इंसुलिन की हम बात कर रहे हैं। तो इंसुलिन क्या करता है हमारे बॉडी में, शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। शुगर नहीं, शुगर, हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं शुगर की मात्रा को। शुगर की मात्रा को कैसे कंट्रोल करें, शुगर बाहर होता है, शुगर शर्करा की मात्रा को, ठीक है। अब देखिए बच्चे कुछ लिख देते हैं ना, चीनी की मात्रा का नियंत्रण, चीनी गलत वर्ड है, शर्करा लिख के आइएगा। शर्करा और चीनी में बहुत डिफरेंस होता है, कभी बाद में समझाएंगे उसको। तो शर्करा की मात्रा का नियंत्रण, शर्करा की मात्रा हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में
एक एप्रोप्रिएट अमाउंट में जो रेगुलेट करने का काम करता है वो कौन करता है? इंसुलिन। अगर इंसुलिन का स्राव सही से नहीं हुआ तो क्या होगा? धीरे धीरे हमारे ब्लड काउंट्स के अंदर शर्करा की मात्रा बढ़ती चली जाएगी और उसी बात में हो जाएगा डायबिटीज, शुगर की बीमारी, है ना, शर्करा की मात्रा बढ़ जाने से। और फिर उस कंडीशंस में आपने देखा होगा जिनको एक बार शुगर लेवल जिसका बढ़ जाता है ना, वो ज़िंदगी भर बेचारे दवा के आदी हो जाते हैं। उनको उनके जीवन कहते हैं ना नीरस हो जाता है। नीरस समझते हो? बिना रस वाला। क्यों? डॉक्टर के पास जाएगा तो कहेगा चीनी तो ठीक था, चावल नहीं खाओ, आलू नहीं खाओ, दूध का आइटम नहीं खाओ, मीठा आइटम नहीं खाओ, तो क्या खाओ? हैं बताओ, सब चीज़ तो मना कर दिए, उसके बाद कह रहा है खाओ। हाँ तो क्या कहेगा? बाबा रामदेव के भक्त हो जाओ, लौकी का जूस पियो, घेवड़ा का जूस पियो, खीरा का जूस पियो, करेला का जूस पियो, तुम्हारी आयु लंबी हो जाएगी। तो ऐसा आयु रह के क्या फायदा, है ना, लौकी का जूस पीने के लिए। हट, ठीक है। मेरे पापा पिछले साल शुगर लेवल चेक करवाए, हाँ थोड़ा सा बढ़ा हुआ था, तो मैंने कहा कि अब देखिए पापा, तो पापा कह रहे हैं, डॉक्टर को मुंह पे बोल के आए कि ऐसा है कि चाहे मेरी आयु 10 साल कम हो जाए, मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, मैं सब खाऊंगा, है ना, चावल के बिना काम चलेगा नहीं, अब मिठाई का मैं ऐसे ही फैन हूँ तो मैं छोड़ूंगा नहीं। हाँ आप एक काम करिए, दवाई का मात्रा बढ़ा दीजिए, वो चलेगा, दवा का मात्रा बढ़ाइए, जो इंसुलिन का मात्रा बढ़ जाए, लेकिन ये चीज़ें कंट्रोल नहीं होंगी। सीधा सीधी बात है, हम लोग भी समझाते हैं, मानते नहीं है। मैं घर पे नहीं दूंगा तो बाहर 4 गो रसगुल्ला दबा देंगे, तो कहाँ कंट्रोल करोगे बताओ? घर पे मम्मी कहती है कम चीनी वाला चाय पियो, अब जाते हैं मार्केट में 4 गो स्पंज खा के आते हैं। अब बता भी देंगे कि ज़्यादा नहीं, 4 गो रसगुल्ला खाया, अब लीजिए। तो एंड लास्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन है हमारा सेक्स हार्मोन्स, लिंग हार्मोन्स, जिसको टेस्ट, आपको पता है, ओए बात नहीं करिए, हमारे मानव शरीर में 2 टाइप के हार्मोन्स रिलीज होते हैं। नर ह्यूमन के मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन और फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन, ठीक है, ये दोनों लिंग हार्मोन्स होते हैं। ये वृषण के अंदर या अंडाशय के अंदर पाया जाता है, पेट के निचले हिस्से में पाया जाता है। यौनारंभ से संबंधित परिवर्तन, लैंगिक परिपक्वता, यहाँ पे हमने बात ही की थी 6 हार्मोन्स की। आपको पता होगा आपके बॉडी में टोटल कितने हार्मोन्स होते हैं? टोटल कितने 6? टोटल हार्मोन्स में जो 6 हार्मोन्स की संख्या है, ठीक है, आपने पढ़ा होगा उस चैप्टर्स में कि यहाँ पे देखिए एक वर्ड आया लैंगिक परिपक्वता, सेक्सुअल मैच्योरिटी की बात आ रही है। तो ये चीज़ें किसके ऊपर होती है? लिंग हार्मोन के अंदर। मतलब बचपन से लेके जो आपका एडल्ट एज है वहाँ तक पहुँचने के दौरान जितने भी परिवर्तन होंगे और जो एक सेक्सुअल मैच्योरिटी क्रिएट होगी वो किसके कारण से होगी? इस 6 हार्मोन्स के कारण। अगर इसका स्राव सही से ना हो तो आने वाले समय में क्या होती है, हो सकता है जो टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन की मात्रा सही से रिलीज ना हो एंड ड्यू टू दैट इनफर्टिलिटी की घटना होती है। जैसे अगर मेल के अंदर हुआ तो उनकी सेक्सुअल काउंट्स या जो वृक्क की संख्या होती है वो कम होगी, काउंट्स कम हो जाएंगे, वो हो सकता है कभी ज़िंदगी में बाप ना बन पाए। लेडीज़ के अंदर होगी तो उनके अंडाशय में वो प्रक्रिया सही से परफॉर्म नहीं होगी, वहाँ भी माँ बनने की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होगी। तो ये सेक्सुअल मैच्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो ओवरऑल ये जितने भी वृद्धि हार्मोन्स हैं हमारे मानव के अंदर, सभी का अपना अपना इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पीयूष ग्रंथि ही सबसे इंपॉर्टेंट है, सभी का रोल है बॉडी में हमारे। और अगर ये सभी अच्छे से कोऑर्डिनेट ना करें तो कुछ ना कुछ इफेक्ट हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में बताया था, ये जो वृद्धि हार्मोन की हम बात कर रहे हैं, पीयूष ग्रंथि की बात, सोचो अगर पीयूष ग्रंथि सही से हार्मोन्स रिलीज ना करे तो क्या होगा? हमारा वृद्धि का विकास प्रभावित हो जाएगा। आपको पता है, थोड़ा सा मैंने इस पर वापस इसलिए आया हूँ कि इसके बारे में पूछ लिया जाता है, पीयूष ग्रंथि के बारे में 2 या 3 मार्क्स में, कि वृद्धि हार्मोन के बारे में बताइए। तो देखिए हमारे शरीर में 3 टाइप की अवस्थाएं होती है। जैसे आपने देखा होगा बौनापन होता है ना, कुछ लोग बहुत बौने होते हैं, अनुवांशिक बौने होते हैं, मतलब उनका पूरा खानदान ही बौने का होगा, पति पत्नी बच्चे सब देखोगे सब बौने 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 होते हैं। तो ऐसा क्यों होता होगा? कहीं ना कहीं उनके अंदर ये पीयूष ग्रंथि का जो हार्मोन का रिलीजेशन वो अच्छे से नहीं हुआ होगा। आजकल महिलाओं की एक बहुत बड़ी समस्या है हाइट फैक्टर। आजकल देखते होंगे कुछ का हाइट तो एवरेज होता है,
नॉर्मली कुछ का हाइट ठीक ठाक उससे ज़्यादा हो जाता है, और कुछ बच्चे होते हैं जो शुरू होते ही ख़त्म हो जाते हैं शुरू होते ख़त्म होने का मतलब हाइट बहुत छोटा रह जाता है, एक एवरेज हाइट से नीचे। तो ऐसा क्यों होता होगा? इसके कारण अगर आपकी पीयूष ग्रंथि अच्छे से काम नहीं कर रही हो, अच्छे से हार्मोन रिलीज ना करे, आपका हाइट फैक्टर प्रभावित हो जाएगा। ज़्यादा हो जाएगा तो अधिक लंबे हो जाएंगे, वो भी एक बीमारी है। कम हो गया तो भी दिक्कत है, और एक ठीक ठाक है तो एक एवरेज हाइट्स में आप रिलीज करोगे। लेकिन ये पीयूष ग्रंथि को एक निश्चित एज तक आप कंट्रोल कर सकते हो। जैसे डॉक्टर्स एडवाइज करते हैं जिनका हाइट छोटा होता है कम एज में कि बेटा एक्सरसाइज करना शुरू करो। हमारे शरीर के देखिए बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स हैं ना जिनको आप शारीरिक क्रिया के द्वारा उसकी गति को बढ़ा सकते हो एक्सरसाइज करके। एक्सरसाइज का एक बहुत बड़ा रोल होता है हार्मोन्स में। अगर आप एक्सरसाइज करोगे ना, फिजिकल मेहनत करोगे, तो इन सभी का फ्लो बहुत अच्छा हो जाता है, खास करके पीयूष ग्रंथि के अंदर। तो आपका हाइट जरूर बढ़ेगा अगर आप एक्सरसाइज करो तो। मैं 100% ये फैक्ट है कि जो अगर मेहनत कर ले एक निश्चित एज में, अब 25 साल के बाद करोगे कुछ नहीं होगा। 10 साल 11 साल 12 साल की अवस्था में आपको अगर पता है कि भाई मेरा हाइट एक एप्रोप्रिएट डिमांड में नहीं बढ़ रहा है, आप वहाँ पे फैक्टर करना शुरू करो। देखो 2 साल 3 साल के अंदर आपको चेंजेस नज़र आने लग जाएंगे, आपका हाइट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन आप 20 साल 22 साल 25 साल के बाद करोगे कुछ नहीं होगा। हाँ, बॉडी चेंज हो जाएगा, मसल्स को बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, हाइट बढ़ा सकते हो, वेट बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, हाइट नहीं बढ़ा पाओगे। तो एक निश्चित एज तक बढ़ता है, लेकिन छोटे एज में आप चाहोगे तो उसको काम कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना पौधे के अंदर आजकल बहुत सारे ऐसे इंजेक्शन और मेडिसिन दे के उसका साइज बढ़ा देते हैं, होता है ना, सुना होगा आपने, देखा भी होगा। आजकल बहुत सारे खास करके लौकी का पौधा हो, देखते हो इतना छोटा रहता है कि इंजेक्शन देते हैं 2 ही दिन बाद इतना बड़ा हो जाता है। अभी छठ का टाइम आया ना, किसान सब लग गए होंगे खोजने में, बहुत सारे पे तो बैंड लगा दिया गया। ऐसे ऐसे इंजेक्शन आते हैं आजकल मेडिसिन कि आप लौकी के अंदर 2-4 दिन में उसका हाइट दुगना हो जाएगा साइज। ठीक है, अब वो सोचते हैं कि 1 kg का बेचेंगे तो 50 रुपये मिलेगा, 4 kg का बेचेंगे 200 रुपये मिलेगा। और छठ में इसी रेट दुगना हो जाता है। नहीं, नहाए खाए वाली सब वही ना खाती है सब, पूजा में बड़ा मतलब लौकी का बड़ा शुद्ध माना जाता है। तो किसान लोग अपने फायदे के चक्कर में दूसरों की ज़िंदगी करते ही हैं, वो उनको भी मुनाफा चाहिए, क्या करिएगा। हाँ, इसके बाद देखिए एक और ग्रंथि की चर्चा ऊपर नहीं की गई, इसको अलग से दिया गया थायराइड ग्रंथि। आजकल एक बहुत पॉपुलर डिजीज सुना होगा आपने, थायराइड, उसको थायराइड हो गया है। ऑब्वियसली थायराइड होने का मतलब यहाँ पे क्या है जो आप लोग सुनते रहते हो, थायराइड हमारे कहाँ पे होता है, थायराइड ग्रंथि कहाँ होती है। देखिए आयोडीन की चर्चा की जा रही है, तो आयोडीन की जब बात आए तो कहीं ना कहीं आपको पता होगा ये सब इस हिस्से की बात की जा रही होगी, थायराइड की बात। बड़ा ग्लैंड होता है थायराइड, हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्लैंड भी है, याद रखिएगा। हमारे शरीर का जो सबसे बड़ा ग्लैंड है वो थायराइड ही होता है। ठीक है, अवटु ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए, यहाँ पे देखिए हार्मोन का नाम क्या है, थायरॉक्सिन, थायरो वर्ड से ही बना है। आयोडीन की आवश्यकता होती है। थायरॉक्सिन कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन के उपापचय का नियंत्रण करता है, जिससे शरीर की संतुलित वृद्धि हो सके, या अवटु ग्रंथि के सही कार्य करने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। आयोडीन की कमी से गला फूल जाता है, जिससे ग्वाइटर बीमारी कहते हैं। ग्वाइटर बहुत कम हो गया, पहले बहुत ज़्यादा इसके केसेस होते थे, देखते थे गला घेघा जिसको बोलते थे ना, अब बहुत कम मिलता है, क्योंकि अब सरकार इसीलिए भारत में आई थिंक साल तो मुझे याद नहीं है, 10-15 साल पहले की बात है कि सरकार ने पूरी तरीके से नॉर्मल नमक को बंद कर दिया था और बैन लगा दिया, बोला कि अब जो भी नमक बनेगा वो आयोडीन के साथ ही बनेगा, ताकि अलग से आयोडीन ना लेना पड़े आपको। रोज़ हम अपने खाने में नमक का प्रयोग तो करते ही हैं, अगर 4 टाइम खाए तो थोड़ा थोड़ा आयोडीन गया तो आपके शरीर में आयोडीन की प्रॉपर कमी जो है वो कभी नहीं होगी। इसीलिए लोग कहते हैं आयोडाइज साल्ट खाइए, आयोडीन युक्त नमक लीजिए, ताकि आयोडीन की मात्रा मेंटेन रहे, ये एक बीमारी कभी ना हो, साथ में पीयूष ग्रंथि भी अपना अच्छे से काम करे। ठीक है, डायबिटीज़ की चर्चा मैंने आपको जस्ट बताया ही था कि जब शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगी, डायबिटीज़ हो जाएगी, जिसको कंट्रोल करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, इंसुलिन की। ठीक है, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अब डायबिटीज़ अगर हो जाए तो इसका निदान क्या है, देखिए अब अगर अंदर आपके इंसुलिन नहीं है तो हमको क्या करेगा, बाहर से इंसुलिन देना पड़ेगा। इसके लिए इंसुलिन के इंजेक्शन्स आते हैं, उनको ज़्यादा बढ़ जाए पर फिर इंजेक्शन देने पड़ते हैं दवा के बाद, तो वहाँ पे इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। एक है पुनर्भरण क्रियाविधि, हार्मोन का देखिए चाहे कम हो या अधिक होना, ये हमारे शरीर पर क्या करता है, हानिकारक प्रभाव डालता है। इसीलिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा,
देखिए क्या है, रक्त में शर्करा के नियंत्रण की विधि क्या है, उदाहरण के लिए थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। पहले क्या हुआ देखिए, अग्नाशय द्वारा संसूचित करना, इंसुलिन का स्राव होना, रक्त शर्करा की मात्रा घटना एंड अग्नाशय द्वारा इंसुलिन न बनना। अगर शर्करा की मात्रा बढ़ी तो यहाँ पे क्या होगा, अग्नाशय द्वारा संसूचित करना, इंसुलिन का स्राव सही से नहीं हो रहा है और रक्त शर्करा, इंसुलिन अगर दे दोगे बाहर से तो उसकी मात्रा क्या हो जाएगी, कंट्रोल। एक कंडीशन ये है कि अगर अग्नाशय द्वारा इंसुलिन नहीं बन रहा है, अगर बनेगा तब तो अपना काम करेगा ही करेगा, वो रिलीज होगा, जो शुगर की मात्रा है उसको कंट्रोल करेगा, उसको खत्म कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। लेकिन अगर सही से इंसुलिन नहीं स्राव हुआ तो क्या होगा, इस कंडीशंस में क्या होगा, क्या लिखा है, बंद पुनर्भोग भेजना। वहाँ पे वापस जो हमने बात की थी ना, इंसुलिन के एक्सटर्नल इंजेक्शंस दे के, ठीक है, वहाँ पे डायलिसिस की जो मैंने एक दिन एग्जांपल दिया था, वहाँ पे फिर डायलिसिस किया जाता है। फिर वहाँ पे चूंकि ज़्यादातर इंसुलिन सुनेगा, किडनी फेलियर की घटना ज़्यादा होगी, शुगर लेवल पे किडनी फेलियर की घटना भी बढ़ जाती है, तो फिर वहाँ पे इंजेक्शंस देने पड़ते हैं, मेडिसिन का रोल होता है वहाँ पे। ये लास्ट टॉपिक ही था हमारा, ठीक है।